पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि कुछ ही देर में टनल का एंड आ जाता है। वहां एक क्रैक है जिससे डार्क लाइट बाहर आ रही है। हान माउंटेन सिटी के हिडन ग्राउंड्स बाहर हैं। डोंगफांग हुआ और चेन बाहर निकलने ही वाले थे कि सुमिंग की आंखों में चमक आती है। वो रुक जाता है। सुमिंग ठंडे स्वर में पूछता है, ब्रदर डोंगफांग, तुमने कहा था कि टनल से बाहर निकलते ही ट्रैंक्विल ईस्ट के लोग हमें रिसीव और प्रोटेक्ट करने आएंगे। अब आगे डोंगफांग हुआ कहता है, हां, यही ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का अग्रीमेंट है ताकि कोई एक्सीडेंट न हो। हम सब डोंगफांग हुआ अचानक चौंक जाता है। जैसे ही वो समझा रहा था उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो क्रैक से बाहर ध्यान से देखता है। बाहर बिल्कुल शांति थी और साफ था कि अग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी उन्हें रिसीव करने नहीं आया था। डोंगफांग हुआ फौरन कहता है, कुछ गड़बड़ है। चेन का चेहरा गहरा हो जाता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है और क्रैक के पास दीवार पर अपना दायां हाथ रखता है। चेन आंखें बंद करता है, फिर कुछ देर बाद खोलता है। चेन कहता है, बाहर कोई एम्बुश नहीं है, लेकिन जो लोग हमें लेने आने चाहिए थे वो भी नहीं हैं। चेन अपनी पावर हाथ में चैनल करता है और एक माउंटेन रॉक निकालता है। फिर चेन अपनी जीभ काटकर उस पत्थर पर खून थूकता है और उसे क्रैक से बाहर फेंक देता है। जैसे ही पत्थर दीवार से टकराता है वो चेन जैसी एक सिलुएट में बदल जाता है। वो सिलुएट धीरे धीरे बाहर निकलती है, इधर उधर घूमती है, फिर वापस आ जाती है। चेन सोचता है, बाहर कोई एम्बुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कहां हैं। चेन धीमे स्वर में डोंगफांग हुआ की तरफ देखता है। डोंगफांग हुआ भौहें चढ़ाकर कहता है, थोड़ा और इंतजार करो। डोंगफांग हुआ क्रैक के बाहर बजरकर आर्ट से बनी सिलुएट को देखता है। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतता है, सिलुएट बाहर घूमती रहती है, फिर अचानक ब्लड मिस्ट में बदलकर फिर से पत्थर बन जाती है। सुमिंग ये देखता है और चेन से सतर्क हो जाता है। डोंगफांग हुआ गंभीरता से कहता है, ब्रदर मो, ब्रदर चेन, कुछ सही नहीं लग रहा। जब हम बाहर जाएं तो सबसे अच्छा होगा कि हम अलग ना हों। हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागना होगा। मुझे याद है वो जगह ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गैदरिंग प्लेस है। डोंगफांग हुआ के चेहरे पर चिंता झलकती है। जब सुमिंग और चेन सिर हिलाते हैं, डोंगफांग हुआ गहरी सांस लेकर दांत भींचता है और बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। चेन भी तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, सुमिंग उनके पीछे। तीनों क्रैक से बाहर निकलते हैं और एक तेज हवा जिसमें खून की गंध थी सुमिंग के बालों को उड़ाती है। चारों तरफ हल्का मिस्ट था, लेकिन बाकी जगह सुनसान और वीरान थी। काली मिस्ट जमीन से उठकर आसमान में इकट्ठा हो रही थी। डोंगफांग हुआ और चेन दोनों तेज आर्क्स बनाकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागते हैं। सुमिंग भी उनके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी नजर अपने आप आसमान की तरफ उठ जाती है। उसी पल सुमिंग कांप जाता है। उसकी आंखों की काल्मनेस और अलूफनेस शॉक में बदल जाती है। वो वहीं रुक जाता है। चेन दौड़ते हुए रुककर हैरान होकर कहता है, ब्रदर मो। डोंगफांग हुआ जल्दी से कहता है, उसकी फिक्र मत करो, यहां कुछ जरूर हुआ है, हमें रुकना नहीं चाहिए, और बिना रुके आगे दौड़ता है। चेन थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाता है। दोनों धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाते हैं। सुमिंग वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी नजरें आसमान में टिकी हैं, चेहरा हैरानी से भरा है। हीफंग उसके दिमाग में घबराकर पुकारता है, लेकिन सुमिंग कुछ नहीं सुनता, जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। सुमिंग की आंखों में कंफ्यूजन है। उसने डार्क माउंटेन की तबाही, साउथ मॉर्निंग लैंड की भटकन, पिछले सालों की तन्हाई, हीफंग के साथ हुए हादसे, इन सब ने उसे हमेशा शांत रहना सिखाया था। इंडिफरेंस और साइलेंस उसकी आदत बन गई थी। ऐसा शौक उसके चेहरे पर कम ही आता था, लेकिन आज वो हान माउंटेन के एंसेस्टर की ग्रेव के बीचों बीच था। इतनी खतरनाक जगह पर भी सुमिंग शौक में कुछ सांसों तक ब्लैंक हो जाता है। सुमिंग आसमान की तरफ, वहां फॉग छाया था, लेकिन उसकी आंखें उस फॉग के पार काले आसमान में चमकते हुए तारों को देख सकती थीं। अगर आसमान में 4 इंसानी हाथों जैसी क्रैक्स ना होती जिससे फॉग नीचे गिर रही थी, तो सुमिंग को भी समझ नहीं आता कि ये स्टारी स्काई असली है या नकली। सुमिंग बड़बड़ाता है, ये नकली है। सुमिंग चारों क्रैक्स की तरफ देखता है। उनकी मौजूदगी बता रही थी कि ये स्टारी स्काई इंसान ने बनाया है, ये असली नहीं है। लेकिन सुमिंग इस आसमान को पहले भी देख चुका था। सुमिंग के दिमाग में एल्डर की आवाज गूंजती है, सुमिंग, इस आसमान को याद रखना। सुमिंग वहीं खड़ा रह जाता है। उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंज रही है। सुमिंग सोचता है, वो आसमान जिसे एल्डर ने मुझे याद रखने को कहा था, यहां क्यों दिख रहा है? उसके खजाने मुझे इतने फेमिलियर क्यों लगते हैं? हीफंग वो ट्रेजर क्यों नहीं निकाल पाया? लेकिन जब उसने मुझे देखा, वो मेरे शरीर में खुद ही समा गया। तलवार मेरे शरीर में घुसते ही फ्लैश और ब्लड का रास्ता क्यों खुल गया? ये रास्ता ऐसा क्यों लगा जैसे वो हमेशा से मेरे अंदर था, बस सील हो गया था।
हैन माउंटेन के एंसेस्टर का रेड मेडो दूसरों की चीख क्यों अब्सॉर्ब करता है, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों? हान माउंटेन के एंसेस्टर, तुम कहां से आए? क्या तुम वहीं से आए हो जहां यह स्टारी स्काई है? तो मैं कहां से आया हूं? सू मिंग के दिल की आवाज अंत में रोर में बदल जाती है, लेकिन यह सिर्फ उसके अंदर ही गूंजती है, कोई और नहीं सुन सकता। बाहर से देखने पर बस इतना दिखता है कि सू मिंग क्रैक के बाहर खड़ा है, जैसे उसकी आत्मा खो गई हो और वो आसमान की तरफ देख रहा है। सू मिंग से थाउजेंड्स ऑफ फीट दूर एक छोटी पहाड़ी थी जहां दो लोग क्रॉस लेगेड बैठे थे। उनमें से एक ब्लैक रोब्स में बूढ़ा आदमी था जो अपनी दाहिनी आंख पर 2 उंगलियां रखकर देख रहा था। ब्लैक रोब्स वाला बूढ़ा आदमी कहता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के 3 लोगों में से डोंगफैंग हुआ और चेन्नुओ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, शायद ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गैदरिंग प्लेस की तरफ। उनकी चिंता मत करो, वहां गए तो बस मौत के मुंह में जाएंगे। ब्लैक रोब्स वाला बूढ़ा आदमी आगे कहता है, एक आदमी बचा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है, ट्रांस में है। उसकी पावर 800 ब्लड वेन से ज्यादा नहीं। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गेस्ट्स की लिस्ट में ऐसा कोई नहीं था। रेड रोब्स में 40 के करीब का आदमी ठंडे स्वर में कहता है, अगर उसके पास 800 ब्लड वेन्स भी नहीं है तो उसका सिर काट लो और उसे खून निकाल लो। हमारी ट्राइब कई सालों से इसकी तैयारी कर रही है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। शायद ये कोई नया गेस्ट है। लिनडोंग, अटैक करो। रेड रोब्स वाला आदमी कहता है, जल्दी करो, हमें पुकियंग ट्राइब के गैदरिंग प्लेस पर भी एम्बुश करनी है। जैसे ही रेड रोब्स वाला आदमी ये कहता है, वो आंखें बंद कर लेता है। उसके कपड़ों पर एक औरत का चेहरा बना है। ऐसे कपड़े सिर्फ लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के लोग ही पहनते हैं, यानी ये आदमी लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का ब्लड डिसेंडेंट है। ब्लैक रोब्स वाला बूढ़ा आदमी लिनडोंग सुनते ही सिर हिलाता है। वो अपनी बाईं हाथ दाहिनी आंख से हटाता है, उठकर इतनी तेजी से दौड़ता है कि कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। सू मिंग अब भी वहीं खड़ा है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है। उसे स्ट्रांगली महसूस होता है कि उसमें और हान माउंटेन के एंसेस्टर में कोई गहरा कनेक्शन है, लेकिन जैसे कोई पर्दा हो जो उसे सब साफ देखने नहीं देता। वो बस अंदाजा ही लगा सकता है। सू मिंग सोचता है, मुझे उसकी टूम तक जाना ही होगा, मुझे उसे देखना है। सू मिंग आंखें बंद करता है, फिर अचानक दायां हाथ उठाकर अपने पास की खाली जगह पर जोर से मारता है। एक भारी बूम गूंजता है और उसके पास की जगह में लहरें उठती हैं। ब्लैक रोब्स वाला बूढ़ा आदमी वहां प्रकट होता है। चेहरा सफेद, मुंह से खून बह रहा है। उसकी आंखों में शौक है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो दायां हाथ हवा में घुमाता है। उसके हाथ के चारों ओर ब्लैक मिस्ट इकट्ठा होकर एक ब्लैक क्लॉ बन जाती है और वो सू मिंग पर हमला करता है। सू मिंग भले ही अभी भी कंफ्यूज्ड था, लेकिन क्रैक से बाहर आते ही उसने ब्रांडिंग आर्ट एक्टिवेट कर दी थी। 2000 फीट के एरिया में कोई भी चीज, यहां तक कि हवा में हिलती घास भी उसकी सेंसेस से नहीं बच सकती थी। ब्लैक रोब्स वाले बूढ़े के आते ही सू मिंग को उसकी मौजूदगी का पता चल गया था। सू मिंग उस पर नजर भी नहीं डालता, बस दूर की पहाड़ी की तरफ देखता है। उसी वक्त जब बूढ़ा आदमी तेजी से पास आता है, अचानक एक हरे रंग की रोशनी उसके सामने प्रकट होती है और सीधा उसकी दोनों भौहों के बीच से आर पार हो जाती है। खून की लकीर पीछे फैलती है। ब्लैक रोब्स वाला बूढ़ा आदमी डिसबिलीफ में आंखें फाड़ता है। उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है। वो सू मिंग से 30 फीट दूर गिर जाता है। शरीर में झटके आते हैं और फिर उसकी सांसें थम जाती हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि पहाड़ी पर खड़ा रेड रोब्स वाला आदमी भी चौंक कर खड़ा हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, चेहरे पर शौक आ जाता है। उसने लिनडोंग की पावर पर भरोसा किया था। उसके पास भले ही 800 ब्लड वेन्स थे, लेकिन उसकी बजरकर आर्ट इतनी मिस्टीरियस थी कि वो खुद को गायब कर सकता था और चुपचाप किसी के भी पास पहुंच सकता था। इसी आर्ट से लिनडोंग ने अपना नाम बनाया था। रेड रोब्स वाला आदमी सोचता है, लिनडोंग इतनी आसानी से मर जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने पूरी फाइट भी ठीक से नहीं देखी, बस देखा कि वो आदमी जो आसमान देख रहा था, उसने एक पंच मारा। लिनडोंग शायद पंच के बाद पीछे भी हटा, लेकिन फिर भी मारने की कोशिश करता रहा और उसी वक्त अचानक मारा गया। रेड रोब्स वाले आदमी का दिल कांप जाता है। उसी वक्त सू मिंग की नजर उसकी तरफ उठती है। उनकी नजरें मिलती हैं। रेड रोब्स वाला आदमी चौंक कर कहता है, पीछे हटो। अब सू मिंग उसकी नजर में पूरी तरह रहस्यमयी बन चुका था। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का मेंबर होते हुए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो तेजी से पीछे हटता है, जाने ही वाला होता है। सू मिंग ठंडी आवाज में कहता है, सोचना भी मत। सू मिंग पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, जमीन से सटकर एक लंबा आर्क बनाता है और पहाड़ी की तरफ दौड़ता है। रेड रोब्स वाला आदमी सू मिंग की स्पीड देखकर घबरा जाता है।
पहाड़ी उससे 4000 फीट दूर थी, लेकिन जैसे जैसे सूमिंग करीब आता है दूरी तेजी से घटती है। वो चाहे जितना भागे, सूमिंग उसे पकड़ ही लेगा। रेड रोब्स वाला आदमी सोचता है, इसने लिनडोंग को इतनी आसानी से मार दिया। ये जरूर कोई पावरफुल बर्सर्कर है जिसने अपनी असली पावर छुपा रखी है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रेड रोब्स वाला आदमी पीछे हटते हुए जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा लाल बॉक्स निकालता है। वो उसे क्रश करता है और उसके हाथ में एक गोल पत्थर आ जाता है। स्टोन पूरी तरह लाल है। उसकी सतह पर डेंस मार्क्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं। जैसे ही वो स्टोन निकालता है उस पर तेज लाल रोशनी फैलने लगती है। रेड रोब्स वाला आदमी धीरे धीरे फेड होने लगता है और जैसे ही सूमिंग उसके करीब आता है, अब भी 3000 फीट दूर, उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ जाती है। रेड रोब्स वाला आदमी सोचता है, लिनडोंग भले ही मर गया, लेकिन हमने ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में एक और पावरफुल बर्सर्कर ढूंढ लिया। ये मिशन सक्सेसफुल है। तुम मुझे मारना चाहते हो। रिलोकेशन। हीफोंग की तेज आवाज डिसबिलीफ के साथ सूमिंग के दिमाग में गूंजती है। सूमिंग कुछ नहीं कहता, बस रेड रोब्स वाले आदमी की तरफ तेजी से बढ़ता रहता है। उसने उसके दाहिने हाथ में रेड स्टोन और फेडिंग बॉडी, यहां तक कि होंठों पर ठंडी मुस्कान भी देख ली थी। 3000 फीट, 2700 फीट, 2400 फीट। जैसे ही दोनों के बीच सिर्फ 2000 फीट रह जाते हैं, उस आदमी का आधा शरीर फेड हो चुका था और वो ऑलमोस्ट पूरी तरह गायब होने ही वाला था। सूमिंग सिर उठाता है, उसकी आंखों में ठंडक उतर आती है। सूमिंग कभी भी उन लोगों के लिए सॉफ्ट हार्टेड नहीं रहा जो उसे मारना चाहते हैं। एल्डर ने उसे यही सिखाया था, जो भी उसके लिए खतरा बने उसे खत्म करो। अगर कोई बीस्ट अपने दांत दिखाए तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। जैसे ही डिस्टेंस 2000 फीट रह जाती है, सूमिंग की भौहों के बीच की छोटी सोर्ड की मार्क एक्टिवेट हो जाती है और एक तेज विरेसेंट लाइट बनकर निकलती है जो नेकेड आई से भी साफ नहीं दिखती। तेज सीटी जैसी आवाज के साथ वो लाइट रेड रोब्स वाले आदमी की तरफ दौड़ती है। रेड रोब्स वाला आदमी लगभग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका था। उसके चारों ओर तेज रेड लाइट चमक रही थी। उसकी आंखों में घमंड आ जाता है। वो आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में था कि जब वो आंखें खोलेगा तो लिनडोंग को मारने वाले आदमी को नहीं, बल्कि अपनी ट्राइब के लोगों को देखेगा। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसके शरीर में एक झटका लगता है। वो फौरन आंखें खोलता है और देखता है कि एक छोटी विरेसेंट सोर्ड उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी को चीर रही है। एक तेज और दर्द भरी चीख हवा में गूंजती है और उस आदमी का शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। उसका अपर बॉडी रेड लाइट के साथ बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन लोअर बॉडी छोटी विरेसेंट सोर्ड से कटकर यहीं रह जाती है। चारों तरफ खून बिखर जाता है। रेड रोब्स वाले आदमी का आधा शरीर जमीन पर गिर जाता है। रेड लाइट धीरे धीरे गायब हो जाती है और आसपास सब नॉर्मल हो जाता है। बस जमीन पर पड़ा आधा कटा हुआ शरीर ही इस भयानक सीन का सबूत था। सूमिंग आगे बढ़ता है और शरीर को गौर से देखता है। सूमिंग पूछता है, हेफंग, तुमने क्या कहा? सूमिंग के चेहरे पर हल्की थकान झलकती है। छोटी विरेसेंट सोर्ड की पावर बहुत ज्यादा थी और उसे चलाने की कीमत भी उतनी ही भारी थी। सूमिंग ने सोर्ड एक्टिवेट करते वक्त अपने ब्लड पाथ की स्टोर्ड स्पिरिट पावर का लगभग 1/7 हिस्सा खर्च कर दिया था। फिर भी सूमिंग महसूस करता है कि यहां की स्पिरिचुअल ऑरा बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा थिक है, जिससे वो जल्दी रिकवर कर सकता है। इसी वजह से हान माउंटेन के एंसेस्टर को देखने की उसकी चाह और भी बढ़ जाती है। हीफंग अब शांत होकर विस्तार से समझाता है, मास्टर, अभी जो रेड रोब्स वाला आदमी था वो लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का मेंबर था। कोई गेस्ट नहीं। मुझे नहीं पता उसके हाथ में कौन सा स्टोन था, लेकिन वो रीलोकेशन के लिए ही था। हीफंग कहता है, उस स्टोन पर जो मार्किंग्स थीं वो रीलोकेशन रून थी। जैसे आपको गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की स्टैच्यू की पावर से अंदर भेजा गया था, वैसे ही ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब को स्टैच्यू की मदद लेनी पड़ती है और टनल में रीलोकेशन रून का इस्तेमाल होता है। ये फोर्स्ड रीलोकेशन है। हीफंग कहता है, लेकिन लेक ऑफ कलर्स ट्राइब वाला आदमी अलग था। उसके पास छोटी रीलोकेशन रून थी जिससे वो कभी भी खुद को रीलोकेट कर सकता था और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के कुछ सेट लोकेशंस पर फिर से प्रकट हो सकता था। हीफंग सोचता है, इसका मतलब है कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने रीलोकेशन की असली एसेंस को समझ लिया है। हीफंग आगे कहता है, हान माउंटेन ट्राइब भी एंसेस्टर के छोड़े रीलोकेशन रून के फ्रेमवर्क को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। हम बस जो बचा था उसका इस्तेमाल कर सकते थे, नए नहीं बना सकते थे। हीफंग बताता है, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब एक जेड स्क्रोल ले गई थी जिसमें मेरे एंसेस्टर की कुछ आर्ट्स थीं और उसमें रीलोकेशन रून के चेंजेस और प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स भी थे। हीफंग कहता है, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने रिसर्च में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पा लिया है। हीफंग जल्दी जल्दी बोलता है, मास्टर, ये ट्रिप बहुत डेंजरस है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गेस्ट वादा करके भी नहीं आए,
जरूर उनके साथ कुछ हुआ है। आपको नहीं जाना चाहिए। डोंगफांग हुआ और चेन भी ट्रैप में फंस गए होंगे। सुमिंग कुछ पल चुप रहता है, फिर अचानक कहता है, तुमने एक बार कहा था कि जब तीनों ट्राइब्स के लोग यहां आते हैं तो उन पर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि वो हान माउंटेन की स्लेव ट्राइब्स हैं। हीफंग सोचता है, फिर तुरंत कहता है, मास्टर, मैं समझ गया। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का इस बार बहुत बड़ा एम्बिशन है। उन्होंने अपनी ट्राइब के बहुत से लोग भेजे हैं। गेस्ट्स के अलावा ज्यादातर अपने ही लोग होंगे। मैंने रेड रोब्स वाले आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उस पर लिमिटेशन बहुत कम थी। हीफंग कहता है, तो क्या लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने लिमिट को काउंटर करने का तरीका ढूंढ लिया है? सुमिंग जवाब देता है, यह शायद टेम्पोरेरी रेजिस्टेंस है। सुमिंग की नजर रेड रोब्स वाले आदमी के कटे हुए शरीर पर जाती है। वो शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। उसके बोन्स में अजीब तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं और ब्लैक मिस्ट बाहर निकलती है। हीफंग बड़बड़ाता है, इस बार लेक ऑफ कलर्स ट्राइब जरूर कोई बड़ा एक्शन लेगी। शायद इस बार उनके पास इतनी पावर है कि एंसेस्टर की टूम का रास्ता खोल सकें, जो वो कभी क्रैक नहीं कर पाए, और वो भी ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब और पुकियांग ट्राइब की नजरों के सामने। हीफंग अचानक कहता है, हान माउंटेन सिटी में सब कुछ बदलने वाला है। मास्टर, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, उसे पछतावा होता है। सुमिंग वहां से निकलता है और ब्लैक रोब्स वाले बूढ़े के शरीर की तरफ जाता है। पास जाकर वो उसकी बॉडी को टटोलता है और कुछ आइटम्स निकालकर अपनी स्टोरेज बैग में रख लेता है। हीफंग की बातों पर ध्यान नहीं देता। हीफंग कहता है, मास्टर, मैं। सुमिंग के एक्शंस देखकर हीफंग के मन में फिर से हलचल होने लगती है। सुमिंग कहता है, मैं लेक ऑफ कलर्स ट्राइब को नहीं रोकूंगा और न ही मेरे पास इतनी ताकत है। सुमिंग ब्लैक रोब्स वाले बूढ़े के शरीर के पास खड़ा होता है, ब्रांडिंग आर्ट को 1000 फीट के एरिया में फैलाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। हीफंग फिर समझाता है, मास्टर, अगर लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने एंसेस्टर की टूम खोल ली तो वो हान माउंटेन सिटी के मास्टर बन जाएंगे और आपकी सेफ्टी भी खतरे में पड़ेगी। साथ ही सुमिंग चारों तरफ देखता है। हान माउंटेन सिटी के नीचे के हिडन ग्राउंड्स जैसे नेचुरल बने थे। चारों तरफ अंधेरा था। कई बैरन हिल्स जमीन से उठी थीं और हर जगह फॉग फैली थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। हीफंग कहता है, साथ ही यह भी पता नहीं कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब एंसेस्टर की टूम में क्यों जाना चाहती है, लेकिन अगर उन्हें एंसेस्टर की लेगेसी मिल गई तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। फिर भी मुझे लगता है वो ट्रेजर्स आपके ही होने चाहिए। मास्टर, आपके पास पहले ही विरेसेंट सोर्ड और बीस्ट स्किन है। मेरी मदद से कुछ सालों में हम खुद एंसेस्टर की टूम में जा सकते हैं। मैं। हीफंग मजबूर है। उसके दिल में चिंता है और वो बस सुमिंग से उम्मीद करता है कि वो मान जाए। सुमिंग चलते हुए काल्म अंदाज में पूछता है, हीफंग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जैसे ही सुमिंग ये कहता है, हीफंग तुरंत अपनी बात रोक लेता है। हीफंग कहता है, मास्टर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। मैं बस लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के गोल को लेकर चिंतित हूं। अगर उन्हें एंसेस्टर की लेगेसी मिल गई तो। हीफंग समझाने ही वाला था कि सुमिंग बीच में टोक देता है। सुमिंग कहता है, तुम नहीं जानते लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का गोल क्या है। क्या तुम वाकई नहीं जानते लेक ऑफ कलर्स, पुकियांग और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब्स के गोल्स क्या हैं? सुमिंग की स्पीड बहुत तेज थी। बात करते करते ही वो एक बैरन हिल के टॉप पर पहुंच जाता है। वहां खड़े होकर वो दूर तक देखता है। हवा में उदासी है। वहां बहुत सारी बैरन हिल्स थीं और उनके बीच में कई वैलीज बन गए थे। सुमिंग देखता है कि दूर दूर तक फैले प्लेन्स हैं जो चारों तरफ से वैलीज से घिरे हैं। वो प्लेन्स पूरी तरह रेत से भरे थे। वहां एक सैंडस्टॉर्म उठ रही थी जो आसमान और जमीन को जोड़ रही थी। उसी सैंडस्टॉर्म के बीच में सुमिंग को एक विशाल बिल्डिंग की हल्की हल्की फिगर नजर आती है। वो जगह बहुत दूर लगती थी और अगर सुमिंग वहां चलता तो पाता कि असल में वो और भी ज्यादा दूर है। सुमिंग जहां तक देख सकता था वहां उसे 3 स्टोन ऑल्टर्स नजर आते हैं जो करीब 1000 फीट ऊंचे थे और उस विशाल बिल्डिंग के चारों तरफ बने थे। तीनों ऑल्टर्स एक दूसरे से काफी दूर थे और उनके रंग भी अलग अलग थे, ब्लैक, रेड और व्हाइट। उस विशाल बिल्डिंग के पीछे रेड स्टोन ऑल्टर था। इस वक्त वहां दर्जनों लोग रेड रोब्स में बैठे थे। उनकी बैठने की जगह से उनकी स्टेटस का फर्क साफ दिखता था। सर्कल के टॉप पर एक खूबसूरत युवती बैठी थी जो शादीशुदा लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके होंठ के कोने पर एक लाल तिल था जिससे उसमें एक अलग ही चार्म आ रहा था। अगर कोई उस औरत को देखता तो पहचान जाता कि उसका चेहरा लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के रेड मिस्ट में दिखने वाले चेहरे से लगभग मिलता जुलता था। यही वो औरत थी जिसकी आवाज सुमिंग ने सालों पहले हान माउंटेन सिटी में सुनी थी, लेकिन चेहरा नहीं देख पाया था।
लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की ट्राइब लीडर यन लुआन। यन लुआन के पीछे दो लोग थे। उनमें से एक यन फेजी थी, जो इस वक्त भी रेड रोब में थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वेल था और एक्सप्रेशन ठंडा था। उसके बगल में एक आदमी बैठा था जो 30 इयर्स का भी नहीं लगता था। उसकी पर्सनैलिटी डिग्निफाइड थी और कद काठी बड़ी थी। जब भी वो यन फेजी की तरफ देखता, उसकी आंखों में छुपा हुआ प्यार झलक जाता। ये लोग ऑल्टर पर चुपचाप बैठे थे, जैसे वक्त का इंतजार कर रहे हों। तभी ऑल्टर पर अचानक रेड लाइट इकट्ठा होने लगती है। लोग देखते हैं तो एक तीखी चीख गूंजती है और ऑल्टर के चारों ओर गूंजती है। उसी वक्त एक धुंधली फिगर बनती है। यह आदमी सिर्फ अपर बॉडी के साथ फेड होती हुई हालत में तेजी से प्रकट होता है। जैसे ही उसका शरीर साफ दिखता है, वहां क्राउड के सामने वही रेड रोब्स वाला आदमी प्रकट होता है जिसे सू मिंग ने 2 टुकड़ों में काट दिया था। उसका चेहरा सफेद था और प्रकट होते ही वो गिर जाता है, कांपता है। उसकी कमर के नीचे का हिस्सा गायब था, सिर्फ आधा शरीर बचा था और उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही थी। उसका मुंह खून से भरा था। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसकी हालत देखकर लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के ज्यादातर लोगों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। यन फेजी भी चौंक जाती है। यन लुआन यानी लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की लीडर ध्यान से रेड रोब्स वाले आदमी को देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है। तुरंत ही रेड मिस्ट की एक लहर उस आदमी के कान, आंख, नाक और मुंह से अंदर घुस जाती है, जिससे उसमें थोड़ी जान लौट आती है। रेड रोब्स वाला आदमी कांपती आवाज में कहता है, ट्राइब लीडर, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में एक नया गेस्ट आया है। उसने लिनडोंग को एक झटके में मार डाला। वो बस इतना ही बोल पाता है कि उसका चेहरा और भी काला पड़ जाता है। उसके शरीर से बहता खून अचानक इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है। वो हवा में तैरता है और फिर एक इंसानी फिगर बनाता है। ये खून से बनी फिगर बहुत साफ थी, मास्क पहने सू मिंग की थी। रेड रोब्स वाला आदमी आखिरी सांस में चीखता है, ट्राइब लीडर वही है, मेरा बदला लीजिए। जैसे ही रेड रोब्स वाला आदमी अपनी आखिरी बात कहता है, वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। उसका कॉर्प्स तेजी से सूखकर राख बन जाता है, जो ऑल्टर के चारों ओर चलती हवा में उड़ जाती है। यन लुआन सू मिंग की खून से बनी फिगर को, जो हवा में तैर रही थी, देखती है और सिर हिलाकर कहती है, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। हनफेजी भौहें चढ़ाकर उस फिगर को गौर से देखती है। उसे उसमें कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये एहसास कहां से आ रहा है। हनफेजी ठंडे स्वर में सॉफ्टली कहती है, ट्राइब लीडर, मुझे इस आदमी से निपटने दीजिए। इसने मेरे लोगों को मारा है, मैं इसे यहां लाकर ही रहूंगी। यन लुआन हल्की मुस्कान के साथ अपने बालों को पीछे करती है, जो हवा में उड़ रहे थे, और सॉफ्टली कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 डेज हैं, देर मत करना। उसके जेस्चर्स में एक अजीब सा आकर्षण था, जिससे हान फेजी के बगल में बैठा यन ग्वांग उसे घूरने लगता है, लेकिन वो तुरंत सिर झुका लेता है और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करता। यन लुआन पीछे मुड़कर यन ग्वांग की तरफ देखती है, उसका चेहरा छूती है और कहती है, यन ग्वांग, तुम भी उसके साथ जाओ। अगर ट्रैंक्विल ईस्ट का ये नया गेस्ट लैंडोंग को इंस्टेंटली किल कर सकता है, तो उसमें जरूर कोई पावर है। यन ग्वांग का शरीर सिहर जाता है। वो फौरन खड़ा होकर सिर झुकाकर आज्ञा मानता है। यन लुआन आदेश देती है, जाओ, खून का आदमी, मैन ऑफ ब्लड, तुम्हें उसके पास ले जाएगा। दूसरी तरफ सू मिंग सैंडस्टॉर्म और दूर दिख रही विशाल बिल्डिंग की धुंधली फिगर को देखता है। भले ही वो बिल्डिंग साफ नहीं दिखती, बस उसका हल्का आउटलाइन दिखता है, लेकिन सू मिंग को सैंडस्टॉर्म के अंदर से भारी प्रेशर महसूस होता है। सू मिंग अपना दायां हाथ सीने के ऊपर रखकर टैप करता है। तुरंत ही उसके शरीर से हल्का धुंध जैसा मिस्ट बाहर निकलता है और उसकी हथेली के आकार का एक छोटा इंसान बन जाता है, ही फेंग। सू मिंग नजरें सैंडस्टॉर्म से हटाकर ही फेंग की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें नहीं पता? सू मिंग की आंखों में भले ही चमक न हो, लेकिन उसकी नजर ही फेंग पर पड़ते ही ही फेंग का दिल कांप जाता है। ही फेंग सोचता है, मैंने शायद ज्यादा घबराकर सू मिंग को शक में डाल दिया है। अब मैं सू मिंग को हल्के में नहीं ले सकता। ही फेंग अब सू मिंग की बुद्धि और नजरों की रिस्पेक्ट करने लगा है। ही फेंग सावधानी से जवाब देता है, मैं सच में नहीं जानता। लेकिन सू मिंग की शांत नजरों के सामने उसका जवाब अधूरा ही रह जाता है। सू मिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का असली गोल शायद तुम्हारे एंसेस्टर की लेगेसी है, लेकिन उनका असली मकसद स्लेव ट्राइब्स की ब्रांड को खत्म करना है। पुकियांग ट्राइब और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने भी सदियों से टनल खोलकर यही कोशिश की है, बिना नतीजों की परवाह किए। सू मिंग आगे कहता है, अगर बाकी लोग ये बात न समझें तो ठीक है, लेकिन अगर तुम भी नहीं समझते। ही फेंग जल्दी से कहता है, मास्टर, आपकी नजर और बुद्धि कमाल की है। ये सब मेरे सिर्फ अंदाजे थे, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। ही फेंग अपने होंठ चाटता है
और समझदारी तथा रिस्पेक्ट के साथ सू मिंग की तरफ देखता है। सू मिंग हिफेंग को गौर से देखता है। उसने हिफेंग को पहले कभी इस तरह बोलते और ऐसे एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखा था। हिफेंग सू मिंग की नजरों के सामने घबराकर पलकें झपकाता है और बोलने ही वाला होता है कि सू मिंग अचानक कहता है, मुझे पता है तुम क्या छुपा रहे हो। और यह सुनते ही हिफेंग का दिल कांप जाता है। सू मिंग हिफेंग से नजरें हटाकर दूर वैली से घिरे प्लेन्स और सैंडस्टॉर्म में छुपी बिल्डिंग की तरफ देखता है। वहां से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सू मिंग को अंदर से बहुत भारी पावर महसूस होती है। हिफेंग जल्दी से सफाई देता है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, मुझ पर शक मत कीजिए। मैंने आपको सब बता दिया है, मेरी जान भी आपके हाथ में है। मैं कुछ छुपाने की हिम्मत नहीं करूंगा। मास्टर, आप तो इतने बुद्धिमान हैं कि मेरी सोच भी पढ़ लेते हैं। मैं कैसे छुपा सकता हूं? हिफेंग हल्की कड़वी हंसी हंसता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि उसने दुनिया देखी है, वो मो सू के ब्लफ में नहीं फंसेगा। सू मिंग सैंडस्टॉर्म में बिल्डिंग को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाता है, हान माउंटेन का एंसेस्टर मरा नहीं है। हिफेंग का दिल जोर से कांप जाता है। वो ये बात छुपाना चाहता था, लेकिन सू मिंग के शब्द उसके लिए बिजली की तरह गिरते हैं और उसके अंदर छुपा सबसे बड़ा सीक्रेट बाहर आ जाता है। यह सीक्रेट हिफेंग की पूरी जिंदगी थी और सू मिंग ने बस कैजुअली उसे बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ी बात, सू मिंग ने यह सवाल नहीं पूछा, बस खुद से बोल दिया। हिफेंग घबराकर कहता है, मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? हिफेंग गहरी सांस लेता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है, लेकिन वो डिसबिलीफ दिखाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। हिफेंग कहता है, एंसेस्टर कैसे जिंदा रह सकता है? अगर एंसेस्टर मरा नहीं होता तो तीनों ट्राइब्स बगावत करने की हिम्मत कैसे करते? अगर एंसेस्टर जिंदा होता तो तीनों ट्राइब्स डर के मारे हान माउंटेन सिटी में रुक ही नहीं सकते थे। हिफेंग का चेहरा हैरानी से भर जाता है, लेकिन सू मिंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। उसकी नजरें दूर सैंडस्टॉर्म में छुपी बिल्डिंग पर टिकी है। हिफेंग जान जाता है कि सू मिंग को पता है कि वही एंसेस्टर की टूम्ब है। हिफेंग कहता है, मास्टर, शायद आप सोच रहे हैं कि तीनों ट्राइब्स अब भी स्लेव ट्राइब्स हैं और उन पर लिमिट्स लगी हैं, इसलिए आप मान रहे हैं कि एंसेस्टर मरा नहीं है। लेकिन एंशिएंट स्क्रोल्स में लिखा है कि एंसेस्टर ने तीनों ट्राइब्स का ब्लड लेकर 3 स्टोन ऑल्टर्स पर इकट्ठा किया था। अगर ऑल्टर्स टूटे नहीं हैं तो तीनों ट्राइब्स हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे। हिफेंग समझाता है, ऑल्टर्स एंसेस्टर से जुड़े हैं। अगर एंसेस्टर जिंदा है तो बस एक सोच में ही वो तीनों ट्राइब्स की नस्ल खत्म कर सकता है। अगर ऐसा होता तो तीनों ट्राइब्स अब तक बचते ही कैसे? हिफेंग के चेहरे पर उलझन है। वो जल्दी जल्दी समझाता है, लेकिन पूरी तरह सू मिंग की बात को नकारता नहीं, बल्कि सोचने का दिखावा करता है। सू मिंग धीरे से आंखें बंद करते हुए कहता है, हिफेंग, मैं उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता हूं। सू मिंग सच बोलता है। वो बिल्डिंग की तरफ देखते हुए अंदर से गहरी स्पिरिचुअल ऑरा महसूस करता है। पहले जब तक उसके शरीर में ब्लड पाथ नहीं बना था, वो ये ऑरा नहीं पकड़ सकता था, लेकिन अब वो साफ साफ महसूस कर सकता है। उसके शरीर में छोटी विरेसेंट सोर्ड भी अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी। स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ताकतवर थी और उसमें लाइफ के साइंस थे। यह बिल्कुल भी कोई टूम नहीं थी। सू मिंग की बात सुनकर हिफेंग का दिल फिर कांप जाता है और वो चुप हो जाता है। सू मिंग आंखें खोलता है, उनमें इंडिफरेंस और किलिंग इंटेंट है। वो हिफेंग की तरफ देखता है और एक कदम में उसके पास पहुंच जाता है। हिफेंग कांपता है, पीछे हटने ही वाला होता है कि सू मिंग की भौहों के बीच से वायरेसेंट लाइट निकलती है और छोटी सोर्ड हिफेंग के चारों ओर घूम जाती है, जिससे हिफेंग न तो भाग सकता है न हिल सकता है और सोर्ड की नोक उसके माथे पर टिक जाती है। सोर्ड से निकली ठंडी हवा हिफेंग के दिमाग को डर से भर देती है। हिफेंग धीरे धीरे कड़वी हंसी हंसता है। मास्टर, आपकी नजर बहुत तेज है। मैं बहुत घबरा गया था और खुद ही सब जाहिर कर दिया। सच में एंसेस्टर मरा नहीं है। हिफेंग का एक्सप्रेशन जटिल है। वो धीमे स्वर में कड़वाहट के साथ बोलता है, हान माउंटेन ट्राइब का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। एंसेस्टर के ट्रेनिंग में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसने ये टूम बनाई और खुद को आइसोलेट कर लिया। उसने कहा था, अगर 100 ईयर्स में ब्रेक थ्रू कर लिया तो बाहर आ जाएगा, वरना कोई भी डिसेंडेंट उसे परेशान नहीं करेगा। हिफेंग आगे बताता है, समय बीतता गया और एंसेस्टर के मरने की अफवाहें फैल गईं। तीनों ट्राइब्स ने कई बार कोशिश की। आउटसाइडर्स की मदद से स्लेव ट्राइब्स की लिमिट को दबाकर हान माउंटेन ट्राइब पर कब्जा कर लिया। हिफेंग कहता है, फिर भी कोई नहीं जान पाया कि एंसेस्टर सच में मरा है या नहीं। सदियों से टनल खोलकर उन्होंने बार बार कोशिश की ताकि स्लेव ट्राइब्स की ब्रांड हट जाए, लेकिन साथ में यह भी देखना चाहते थे कि एंसेस्टर सच में मरा है या नहीं। हिफेंग कहता है, मैंने तीनों ट्राइब से छुपकर इन्वेस्टिगेशन की और पाया
कि फ्रीजिंग स्काई क्लैन ने भी उनकी मदद की। तीनों ट्राइब्स फ्रीजिंग स्काई क्लैन के अलग अलग गुटों के कंट्रोल में हैं, इसलिए आपस में दुश्मनी भी है। हीफेंग कहता है, इस बार लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने रिलोकेशन आर्ट सीख ली है। उनका एम्बिशन और बढ़ गया है। अगर वो एंसेस्टर की आइसोलेशन ग्राउंड्स खोल सके, अगर एंसेस्टर सच में मर गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं। हीफेंग का एक्सप्रेशन गिर जाता है, वो रुक जाता है। सुमिंग धीरे से कहता है, अगर हान माउंटेन का एंसेस्टर मरा नहीं है तो लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के इस एक्शन से फ्रीजिंग स्काई क्लैन के पीछे की ताकतें भी जान जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो आएंगे और एंसेस्टर को मार डालेंगे। हीफेंग चुपचाप सिर हिलाता है, फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सुमिंग की तरफ देखकर धीरे से कहता है, मास्टर, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप एंसेस्टर की आइसोलेशन ग्राउंड्स में सील्स तोड़े बिना जा सकते हैं। अगर आप जल्दी पहुंच गए तो शायद लेक ऑफ कलर्स ट्राइब से ज्यादा फायदा उठा लें। सुमिंग की नजर हीफेंग पर टिक जाती है। वो कुछ नहीं कहता। हीफेंग कहता है, फंग मू की मौसी फंग चंगलान फ्रीजिंग स्काई क्लैन की डिसाइपल है। अगर वो अभी ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब लौट आए तो हान फेजी और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के पीछे की ताकतें भी यहां लोग भेज सकती हैं। सुमिंग सोचता है, इसलिए हान फेजी ने फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाने की बजाय डिफर किया। यह जरूर इसी जगह से जुड़ा है। सुमिंग की आंखों में सोच का भाव आता है। वो दूर प्लेन्स में बनी बिल्डिंग की फिगर को देखता है। वो एक कदम चलता है, लेकिन प्लेन्स की तरफ नहीं बल्कि बाईं ओर बढ़ता है। एसुमिंग सोचता है, यहां जरूर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर मैं एंसेस्टर की आइसोलेशन ग्राउंड्स में जल्दी चला गया तो बहुत परेशानी होगी। भले ही एंसेस्टर मरा ना हो, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के बाद के कदम मेरे लिए मुश्किल होंगे, और यह भी साबित करना पड़ेगा कि मैंने तीनों ट्राइब्स को गुलाम नहीं बनाया। अभी स्काई फ्लूट ब्रांच ढूंढना बेहतर है, और स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए सारी हर्ब्स इकट्ठा कर लेनी चाहिए, फिर फैसला करूंगा। सुमिंग चुपचाप ब्रांड को 2000 फीट तक फैलाता है और माउंटेन रेंज में गायब हो जाता है। समय बीतता है। 1 घंटे बाद आसमान के फॉग में एक व्हाइट क्लाउड विसल करता हुआ निकलता है। हन फेजी का चेहरा वेल से ढका है, लेकिन उसकी आंखों में एलिगेंस और हल्कापन है। उसके पीछे लंबा यनग्वांग चल रहा है। उनके आगे खून का आदमी मैन ऑफ ब्लड उन्हें गाइड कर रहा है। हान फेजी अपनी आंखें बंद करके ब्लड मैन की तरफ इशारा करती है, फिर आंखें खोलकर ठंडे स्वर में कहती है, यह आदमी 1 घंटे पहले यहां रुका था। हैन माउंटेन के एंसेस्टर की ग्रेव या आइसोलेशन ग्राउंड्स के आसपास का इलाका इतना छुपा हुआ था कि कहा जा सकता है कि यह हान माउंटेन सिटी के नीचे डीप कैनियंस में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फीट अंदर छुपा है। लेकिन साथ ही यह सिटी से एक सीक्रेट टनल के जरिए भी जुड़ा हुआ है। यह एक अजीब डायमेंशन थी जिसे इंसानों ने बनाया था। यह जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर कोई सुमिंग की स्पीड से भी यहां पूरा ट्रैवल करना चाहे तो भी उसे कम से कम 10 डेज लग जाते। यहां चारों तरफ माउंटेन रेंजेस थीं, लेकिन हवा में नमी नहीं थी। एयर बहुत ड्राई थी, लेकिन इसमें एक बेहद थिक स्पिरिचुअल ऑरा थी जिसे आम लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे। यह स्पिरिचुअल ऑरा पूरे इलाके को घेरे हुए थी और सुमिंग इसे हवा में लहरों की तरह घूमता महसूस करता है। बाकी लोगों को यहां इतनी ताजगी महसूस होती कि वो अपनी थकान तक भूल सकते थे। शायद इसी स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से यहां पहाड़ों में बहुत सी प्लांट्स भी उग रही थीं। ये प्लांट्स बाहर की दुनिया की तुलना में ज्यादा स्पिरिटेड और लाइवली लग रही थीं। यहां तक कि कुछ रेयर हर्ब्स भी थीं जो बाहर मिलना बहुत मुश्किल था। इन रेयर हर्ब्स की लोकेशन ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने हर गेस्ट को दी गई लिस्ट में साफ साफ लिखी थी, और उसी के साथ जगह का मैप भी था। यह मैप लोगों को यहां भटकने से बचाता था। सुमिंग ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से मिली बैम्बू स्लिप को हाथ में लेकर उसमें बने हर निशान को दिल में बिठा लेता है। फिर वो माउंटेन रेंजेस के साथ साथ सावधानी से आगे बढ़ता है। ट्रैवल करते हुए सुमिंग अपनी ब्रांड फैलाता है और पूरे इलाके की हर हलचल पर नजर रखता है। उसे पता है कि यहां कुछ न कुछ हुआ है और कभी भी खतरा सामने आ सकता है। यह खतरा लेक ऑफ कलर्स ट्राइब से आ सकता है, और सुमिंग को नहीं पता कि ट्रैंक्विल ईस्ट और पुकियांग ने आपस में कोई अलायंस किया है या नहीं। अगर अलायंस नहीं है तो यह जगह केओस में बदल सकती है। सुमिंग सोचता है, ट्रैंक्विल ईस्ट के गेस्ट्स में सबसे स्ट्रांग है चीफ गेस्ट नंत्यन। यह इंसान ऑलरेडी ट्रांसेंडेड है, और बैम्बू स्लिप में फंगमू ने इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। यह पहले बैच में आया था, पता नहीं अब कहां और किस हाल में है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का नंत्यन, पुचियांग ट्राइब का श्वेनलून और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का के जूसी। ये तीनों ट्राइब्स के सबसे स्ट्रांग गेस्ट्स हैं। सुमिंग की आंखों में चमक है। उसके कदम बिना आवाज के चलते हैं, और एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतते ही वो एक विशाल रवीन देखता है जो ऐसे लगता है जैसे कोई माउंटेन बीच से स्प्लिट हो गया हो। सुमिंग सोचता है, सीरीन स्पिरिट ग्रास यही है। बैम्बू स्लिप की लिस्ट में सुमिंग ने जितनी हर्ब्स याद की थीं
उनमें करीब 17 ऐसी थीं जिनके बारे में उसे पता ही नहीं था, और उस लिस्ट में स्काई फ्लूट ब्रांच के अलावा बाकी हर्ब्स फिलहाल उसके काम की नहीं थीं। फिर भी जब वो यहां आ ही गया है तो सुमिंग ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स इकट्ठा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता है स्पिरिट प्लंडर के बाद उसे दूसरी पिल्स बनाने में ये हर्ब्स काम आ जाएं। रवीन को देखते ही सुमिंग और ज्यादा सतर्क हो जाता है। पास पहुंचकर वो ब्रांड को 2000 फीट तक फैलाता है और कई बार स्कैन करता है। फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है, जमीन के करीब एक लंबा आर्क बनाता है और एक झटके में रवीन में घुस जाता है। रवीन बहुत गहरा था, उसका एंड दिखता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो धरती के सेंटर तक जाता है। सुमिंग जब रवीन में था तो उसने दीवारों को छुआ और गहरी सांस ली। सुमिंग सोचता है ये इंसानों का बनाया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने ब्लेड से माउंटेन को बीच से काट दिया हो। आखिर उस इंसान की कल्टीवेशन कितनी ऊंची रही होगी जो ऐसा कर सका? सुमिंग चुपचाप रवीन में नीचे उतरता है और साथ ही डिस्टेंस भी कैलकुलेट करता है। कुछ देर बाद सुमिंग रुकता है। उसे रवीन के एक गहरे हिस्से में एक क्रेविस दिखती है। वो क्रेविस बड़ी नहीं थी, लेकिन अंदर से बहुत डार्क थी। ऐसा लगता था जैसे ये कभी टनल रही हो, लेकिन रवीन ने इसे काट दिया। सुमिंग सोचता है यही जगह है। सुमिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ब्रांड फैलाता है और क्रेविस में कॉशियसली घुसता है। जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ता है, अंदर से हल्की सी व्हाइट मिस्ट निकलती है और तुरंत सुमिंग को घेर लेती है। सुमिंग बचता नहीं, बल्कि तुरंत ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की बैम्बू स्लिप निकालता है। बैम्बू स्लिप में हर्ब्स की लोकेशन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन थी। ये हर्ब्स ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने कई सालों में यहां इकट्ठा और प्लांट की थीं। ट्राइब इन हर्ब्स को प्रोटेक्ट करती थी और एक साथ सब नहीं निकालती थी। वो हर्ब्स को ग्रो होने देती थी, फिर अगली बार आकर इकट्ठा करती थी। बैम्बू स्लिप इन हर्ब्स की जगह लोकेट करने और अंदर जाने के लिए जरूरी था। इसी आइटम से वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के लगाए सील्स को खोल सकता था। लेकिन सदियों में ऐसा भी हुआ कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की बैम्बू स्लिप दूसरी ट्राइब्स ने छीन ली। ऐसा भी कई बार हुआ कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने भी बाकी दो ट्राइब्स की बैम्बू स्लिप्स छीन ली। ये तीनों ट्राइब्स के बीच इतना कॉमन हो गया कि करीब 1/9 हर्ब्स की जगह तीनों ट्राइब्स को पता थी। हर्ब्स के एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए तीनों ट्राइब्स के बीच एक अजीब बैलेंस बन गया था। कुछ रेयर हर्ब्स की जगहों को छोड़कर बाकी जगहों को तीनों ट्राइब्स ने हिडन ग्राउंड्स खोलने से पहले आपस में बांट लिया था। सुमिंग के हाथ में बैम्बू स्लिप थी। जैसे ही मिस्ट ने उसे छुआ, वो तुरंत फैल गई और अंदर का रास्ता खुल गया। सुमिंग थोड़ा रुकता है, फिर कॉशियसली अंदर जाता है। वो ज्यादा देर अंदर नहीं रुकता। एक झटके में क्रिविस से बाहर निकलता है, रवीन के एग्जिट की तरफ दौड़ता है और जल्दी ही बाहर पहुंच जाता है। एज पर खड़ा होकर उसकी आंखों में ग्लिंट आती है। कुछ देर सोचने के बाद वो नीचे रवीन में फिर देखता है और फैसला करता है। सुमिंग बाहर नहीं जाता, बल्कि फिर से रवीन में तेजी से उतरता है। इस बार वो क्रिविस की टनल में नहीं जाता, बल्कि सीधे नीचे जाता है। रवीन के नीचे बहुत अंधेरा था, लेकिन सुमिंग की ब्रांड एरिया से वो सब सेंस कर सकता था, भले ही आंखें न देख सकें। समय बीतता है। कुछ देर दौड़ने के बाद रवीन और संकरा होने लगता है, लेकिन एंड अब भी नहीं दिखता। कई जगह इतनी पतली थी कि सुमिंग को अपना शरीर साइड में करके निकलना पड़ता था। इसी वक्त सुमिंग को ब्रांड एरिया में कुछ दिखता है। सुमिंग सोचता है मुझे पता था। सुमिंग रुकता है, फिर ब्रांड एरिया में सेंस के ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है। जल्दी ही उसके सामने एक हेडलेस कॉर्प्स आता है। वो कॉर्प्स रवीन की दीवारों के बीच फंसा था। उसका सिर नहीं था, वो ब्लू रोब पहने था। उसके शरीर पर कई घाव थे और एक घाव तो सीने पर ऐसा था कि शरीर ऑलमोस्ट कट ही गया था। उसकी कमर पर एक प्लेट थी जो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गेस्ट की थी। सुमिंग कुछ देर कॉर्प्स को ऑब्जर्व करता है, फिर उसकी बॉडी सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। साइंस देखकर सुमिंग समझ जाता है कि यह आदमी बस कुछ डेज पहले ही मरा है। सुमिंग सोचता है इसका सिर और खून दोनों गायब हैं। सुमिंग चुप रहता है, फिर तेजी से आगे बढ़ जाता है। जल्दी ही वो रवीन से बाहर निकल जाता है और बिना रुके दूर तक आगे बढ़ता है। कुछ घंटे बीतते हैं और सुमिंग अब तक हर्ब्स की 5 लोकेशंस पर जा चुका था। उसका एक्सप्रेशन और भी डार्क होता जा रहा था। एक विशाल माउंटेन रॉक के पास खड़ा होकर वो बैम्बू स्लिप को छूता है और सोच में डूब जाता है। सुमिंग सोचता है इन सब जगहों पर हर्ब्स हैं। सुमिंग के लिए यह अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के जो 2 बैचेस उससे पहले हिडन ग्राउंड्स में आए थे, उन्हें हर्ब्स इकट्ठा करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। और अगर हर्ब्स मिली भी हों तो उनका हाल भी रवीन वाले आदमी जैसा कॉर्प्स ही हुआ। सुमिंग की आंखों में चमक आती है। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करता है। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में सोर्ड की तेज सीटी गूंजती है। वो तुरंत घूमता है और देखता है कि दूर से एक व्हाइट क्लाउड उसकी तरफ आ रहा है।
व्हाइट क्लाउड पर दो लोग खड़े थे। उनमें से एक, जिसकी बॉडी बहुत अल्यूरिंग थी, हन फेई जी थी। सूमिंग की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और बिना देर किए वो माउंटेन रॉक के पीछे छुप जाता है। वो हान फेजी से मिलना नहीं चाहता था। उसके लिए हान फेजी का यहां होना कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वो उससे बचना ही चाहता था। व्हाइट क्लाउड आसमान में विसल करती हुई पास आती है। उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। हान फेजी के आगे जो ब्लडमैन तैर रहा था वो अचानक तेज रेड लाइट छोड़ता है। जैसे ही ब्लडमैन ने रेड लाइट छोड़ी, सू मिंग का ध्यान उसी पर गया। उसे लगा था हान फेजी बस गुजर रही है, लेकिन व्हाइट क्लाउड की स्पीड जैसे रुकने लगी थी। सू मिंग ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि ब्लडमैन की फिगर वहीं थी, मास्क पहने सू मिंग। सू मिंग सोचता है, यह बुरा हुआ। अब सू मिंग को समझ आ गया कि हान फेजी का यहां होना एक्सीडेंट नहीं है। वो किसी अजीब बजरकर आर्ट से उसे ढूंढ रही थी। सू मिंग सोचता है, यह जरूर लेक ऑफ कलर्स ट्राइब का वही रेड रोब्स वाला आदमी है। सू मिंग तुरंत पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही वो 30 फीट भी पीछे जाता है, माउंटेन रॉक के पीछे से अचानक ठंडी हवा उठती है। कुछ रंबलिंग साउंड्स के साथ वो रॉक तुरंत फ्रॉस्ट में बदल जाता है और एक पल में ही आइस ब्लॉक बन जाता है। आइस ब्लॉक एक्सप्लोड होकर हजारों आइस शार्ड्स में बदल जाता है, जो सू मिंग की तरफ दौड़ते हैं। उसी वक्त आसमान में व्हाइट क्लाउड पर हान फेजी के पीछे खड़ा लंबा यन गुआंग की आंखों में ठंडक चमकती है। वो एक बड़ा कदम आगे बढ़ाता है और आसमान से एक लंबा आर्क बनाकर सू मिंग की तरफ चार्ज करता है। यन गुआंग जोर से कहता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गेस्ट, तुमने मेरे आदमी को मारा, अब हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। यन गुआंग की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। जैसे ही वो करीब आता है, हवा में तेज आवाज उठती है और उसके हाथ में एक लंबा ब्लू स्पीयर प्रकट होता है, जिसमें रहस्यमयी लाइट चमकती है। यन गुआंग स्पीयर को पकड़कर सीधा सू मिंग की तरफ चार्ज करता है। सू मिंग सोचता है, ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म का लेटर स्टेज, करीब 850 ब्लड वेन्स। सू मिंग पीछे हटते हुए मास्क के पीछे से यन गुआंग की पावर को पहचान लेता है। अगर वो अकेले मिलता तो सू मिंग को जीतने का पूरा भरोसा था, लेकिन हान फेजी उसके साथ थी। सू मिंग यन गुआंग को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन हान फेजी से पहले भी लड़ चुका था। ये औरत बहुत ट्रिक्स जानती है। अगर दोनों ने एक साथ हमला किया तो सू मिंग के लिए बचना मुश्किल हो जाता। इन सब के बीच सू मिंग के दिमाग में कई थॉट्स एक पल में दौड़ जाते हैं। वो पीछे हटते हुए दायां हाथ उठाता है और यन गुआंग की तरफ जोर से पंच फेंकता है, जो आसमान से आ रहा था। साथ ही सू मिंग के बाएं हाथ में ब्लैक स्नेक प्रकट होता है, जो फुफकारता है और सामने से आती आइस शार्ड्स की तरफ दौड़ता है। जैसे ही सू मिंग का पंच यन गुआंग से टकराता है, सू मिंग का शरीर कांप जाता है और वो कुछ कदम पीछे स्टैगर करता है। मास्क के पीछे उसका चेहरा थोड़ा पेल हो जाता है। यन गुआंग, जो अब भी आसमान में था, उसकी हालत और भी खराब थी। एक जोरदार फोर्स उसे सैकड़ों फीट पीछे धकेल देती है, तब जाकर वो रुक पाता है। आसमान में बूमिंग साउंड्स गूंजती हैं और आइस शार्ड्स टकराकर टूट जाती हैं। लेकिन उसी झटके में ब्लैक स्नेक के शरीर पर भी क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आते ही सू मिंग फिर से पीछे हटता है। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं और वो एक शब्द बोलता है, फॉग। ब्लैक स्नेक बर्जर्कर वेसल, जो उसने अभी अभी पाया था, तुरंत ही भारी मात्रा में ब्लैक फॉग छोड़ता है। फॉग पल भर में फैलकर पूरे इलाके को काले धुआं में डुबो देती है। हान फेजी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। जैसे ही ब्लैक फॉग फैलती है, हान फेजी फौरन अपना दायां हाथ उठाकर यान गुआंग की तरफ पॉइंट करती है। व्हाइट मिस्ट क्लाउड यान गुआंग के चारों ओर बन जाती है, जो ब्लैक फॉग में भी शॉक के साथ गंभीर एक्सप्रेशन में नजर आता है। व्हाइट मिस्ट क्लाउड उसके चारों ओर एक मजबूत डिफेंस बना लेती है। यन गुआंग को बचाते ही हान फेजी के शरीर के बाहर गोल्डन लाइट चमकती है। ये वही लाइट थी जो पहले सू मिंग से लड़ते वक्त भी दिखी थी। वो अजीब आर्ट जिससे हान फेजी सू मिंग के कई एम्बुशेस के बावजूद भी लार्जली अनस्केथ्ड रही थी। हान फेजी के मूव्स करते ही ब्लैक फॉग में सू मिंग की आंखें चमक उठती हैं। उसके ब्राउज के बीच की वायरसेंट लाइट वाली सोर्ड की मार्क एक्टिवेट हो जाती है। इस बार उसका टारगेट यन गुआंग या हान फेजी नहीं, बल्कि हान फेजी के सामने तैरती ब्लडमैन की फिगर है। यही ब्लडमैन सू मिंग का असली टारगेट था। सू मिंग जानता था, अगर यह चीज डिस्ट्रॉय नहीं की तो भले ही वो बच निकले, फिर भी उसका पीछा किया जा सकता है। इसलिए उसे अभी खत्म करना जरूरी था। वायरसेंट सोर्ड हवा को चीरती है और एक जबरदस्त प्रेशर के साथ ब्लडमैन की फिगर की तरफ दौड़ती है, इतनी ताकतवर कि ट्रांसेंडेंस रेल्म के लोग भी कांप जाएं। हान फेजी का दिल कांप जाता है। उसे वो सोर्ड दिखती नहीं, लेकिन वो महसूस करती है कि ब्लैक फॉग से कोई भयानक प्रेजेंस उसकी तरफ तेजी से आ रही है, जैसे मौत का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। हान फेजी का एक्सप्रेशन फिर बदल जाता है। वो तुरंत पीछे हटती है और अपने शरीर के चारों ओर मिस्ट क्लाउड्स बना लेती है। गोल्डन लाइट मिस्ट क्लाउड्स के बीच चमकती है और उसकी हथेली में एक एंशंट मिरर प्रकट होता है,
जो उसकी हथेली के बराबर है। मिरर से लाइट निकलती है और उसके चारों ओर 6 और मिरर्स प्रकट हो जाते हैं, साइड, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हनफेजी को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए। इसी वक्त सू मिंग की कंट्रोल में स्मॉल विरेसेंट सोर्ड ब्लडमैन की फिगर के सिर पर वार करती है। जैसे ही सोर्ड गिरती है, ब्लडमैन तेज चीख के साथ 2 टुकड़ों में स्प्लिट होकर बिखर जाता है। सू मिंग की आंखों में मर्डरस लुक आ जाता है। वो अभी हान फेजी पर सोर्ड से हमला करने ही वाला था कि अचानक उसका दिल जोर से धड़कता है और चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो जाता है। ब्लडमैन के टूटते ही दोनों हिस्सों से रेड मिस्ट निकलती है और हवा में एक कॉम्प्लेक्स रेड पिक्चर बन जाती है जो करीब 100 फीट बड़ी थी। पिक्चर बनते ही उसमें से तेज रेड लाइट निकलती है जिसमें इतना प्रेशर था कि सू मिंग कांप जाता है। रेड लाइट के आते ही ब्लैक फॉग पल भर में गायब हो जाती है। साथ ही रेड पिक्चर बदलकर एक औरत के चेहरे में बदल जाती है। ये औरत बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बंद थीं और जैसे ही उसकी पलकों में हरकत होती है वो आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, स्मॉल विरेसेंट सोर्ड कांप जाती है, जैसे आगे नहीं बढ़ सकती। औरत की आंखों से हल्की सी डैम लाइट निकलती है और उसकी हंसी हवा में गूंजती है। उस हंसी में अजीब सी ताकत थी जिससे सुनने वालों का दिल पानी की लहरों सा हिल जाता, बेचैनी बढ़ जाती। हंसी गूंजते ही औरत मुंह खोलती है और स्मॉल विरेसेंट सोर्ड की तरफ फूंक मारती है। उसकी सांस खुशबूदार थी और जैसे ही वो सोर्ड से टकराती है, सोर्ड तेज सीटी जैसी आवाज में कांपती है और सू मिंग के शरीर में लौट जाती है। सू मिंग का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। खुशबूदार हवा उसके चेहरे से टकराते ही उसकी आंखों में मिस्टिफाइड लुक आ जाता है। उसे एक खूबसूरत यंग मैरिड वुमन की धुंधली फिगर दिखती है जिसकी खूबसूरती देखकर लगता है जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। ऐसा लगता है कि अगर वो औरत बस एक शब्द कह दे तो सू मिंग अपनी जान वो औरत उसे बहुत बिविचिंग नजरों से देख रही थी, जैसे उसे अपने पास बुला रही हो। सू मिंग का एक्सप्रेशन मास्क के पीछे बिविल्डरमेंट से भरा था, लेकिन उसी पल उसके सीने पर लटकती मिस्टीरियस ब्लैक डिब्री से एक चिलिंग प्रेजेंस उसके शरीर में दौड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे फॉलन गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के उतरने पर हुआ था। सू मिंग का शरीर झटके से कांपता है और उसकी आंखें तुरंत साफ हो जाती हैं। जैसे ही सू मिंग को होश आता है, वो खून थूकता है और उसकी आंखों की रोशनी डल हो जाती है। चेहरा शॉक से भर जाता है और वो बिना देर किए तुरंत पीछे हट जाता है। ये सब भले ही लंबा लगे, लेकिन असल में एक पल में ही हो गया। हवा में बनी जायंट औरत की फिगर में इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे ही वो सू मिंग को भागते देखती है, वो हंसती है। जायंट फेस सॉफ्टली कहती है, फे एर यनगुआंग, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। जाओ, ये पहले ही बुरी तरह घायल है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही जायंट फेस सॉफ्टली बोलती है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। यनगुआंग तुरंत आदेश मानता है। हनफेजी कुछ नहीं कहती, बस भौहें चढ़ाकर सू मिंग के भागने की दिशा में देखती है। उसे अब भी सू मिंग में कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन वो बस थोड़ी देर ही उससे टकराई थी, इसीलिए कोई क्लू नहीं पकड़ पाती। सू मिंग अपने सीने को पकड़ता है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी भौहों के बीच की स्मॉल सोर्ड की मार्क भी डल हो गई थी। उस पर हल्की सी रेड मार्क थी। सू मिंग सोचता है वो यन लुआन है। सू मिंग के लिए यह पहली बार नहीं था जब उसने जायंट औरत का चेहरा देखा था। पहले भी हीफेंग के चेन्स ऑफ हैंड माउंटेन चैलेंज के वक्त वो औरत दिखी थी। सू मिंग सोचता है ये कोई आम ट्रांसेंडेंस रेलम की बजरकर नहीं है। अभी जो बजरकर आर्ट उसने डाली, उससे तो कोई भी इंसान बिना जाने ही मर सकता है। सू मिंग फिर खून थूकता है, लड़खड़ाता है और आगे बढ़ता है। वो अपने दाहिने हाथ से साउथ असेंडर निकालता है, एक पिल मुंह में डालता है और फिर तेजी से भागता है। हान फेजी और यानगुआंग पूरी स्पीड से उसका पीछा कर रहे थे। हीफंग की आवाज में डर साफ झलकता है। मास्टर, यान लुआन की पावर शायद ट्रांसेंडेंस रेल्म के मिडिल स्टेज के आसपास है। वो दुनिया की उन गिनी चुनी ट्राइब लीडर्स में से है जिनकी पावर अपने ट्राइब के एल्डर से भी ज्यादा है। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब भी बाकी ट्राइब से बहुत अलग है। यहां एल्डर हेड नहीं, ट्राइब लीडर ही हेड है, और अब वो खुद यहां है। सू मिंग हीफंग की बात सुनते ही और भी डार्क एक्सप्रेशन में आ जाता है। वो दांत भींचकर बिना अपनी इंजरीज की परवाह किए भागता रहता है। भागते भागते वो साउथ असेंडर की कई पिल्स खा लेता है जिससे उसकी स्पीड बनी रहती है, लेकिन लगातार भागने से वो इंजरीज जल्दी हील नहीं कर पाता। हनफेजी और यनगुआंग पीछा करते करते हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि सू मिंग इतनी बुरी तरह घायल है कि ज्यादा दूर या ज्यादा देर भाग नहीं पाएगा, लेकिन 4 आवर्स बीत चुके हैं और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का यह गेस्ट अब भी तेजी से भाग रहा है। मास्क के पीछे सू मिंग का चेहरा पेल है। साउथ असेंडर की मदद से भी घंटों की भागदौड़ के बाद वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहा
क्योंकि उसे बैठकर मेडिटेट करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। खासकर उसके सीने का तेज दर्द अब भी कम नहीं हुआ। भागते भागते दर्द और भी बढ़ जाता है, जैसे दिल पूरी तरह टूटने वाला हो। सुमिंग सोचता है, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब। वो इस ट्राइब का नाम अपने दिमाग में गहरा बैठा लेता है, लेकिन रुक नहीं सकता। उसे डर है कि यन लुआन फिर से ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो बचना मुश्किल होगा। हीफोंग की आवाज चिंता से भरी है। मास्टर, मुझे लगता है यन लुआन अब नहीं आएगी। सुमिंग जानता है कि उसकी इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस हीफोंग जितनी नहीं है। हीफोंग की बात सुनते ही उसके दिमाग में एक हल्का लेकिन इंपॉर्टेंट थॉट आता है। हीफोंग सोचता है, यन लुआन की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर वो कभी भी आ सकती तो हिडन ग्राउंड्स में बाकी 2 ट्राइब्स के कोई भी गेस्ट बच ही नहीं पाते। उन्हें तो किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। हीफोंग का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो एनालिसिस करते हुए बोलता है, लेकिन उसने हान फेजी और यन गुआंग को तुम्हें मारने भेजा, और टनल से निकलते वक्त हमने रेड रोब्स वाले आदमी और दूसरे को भी देखा। इसका मतलब, सुमिंग तुरंत कहता है, इसका मतलब या तो यन लुआन की पावर यहां बहुत लिमिट है, या कोई और वजह है कि वो एक ही जगह बंधी है और बाहर नहीं आ सकती। वो बस अभी जैसी एपरेशन से हमला कर सकती है। हीफोंग पहले सुमिंग की तारीफ करता है, फिर कहता है, इनक्रेडिबल मास्टर। और यन लुआन की ऑपरेशन का अटैक इतना सिंपल नहीं था, वरना वो फिर से ऑपरेशन बुला सकती थी और तुम इतनी देर तक बच ही नहीं पाते। सुमिंग की आंखों में स्पार्कल आ जाती है। उसे पता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। उसके पास साउथ असंडर की सप्लाई है, लेकिन अगर सीने का दर्द ऐसे ही रहा तो शरीर जवाब दे देगा। सुमिंग सोचता है, हीफोंग, मुझे पता है तेरे पास और ट्रिक्स छुपी हैं। अगर मैं मरा तो तू भी नहीं बचेगा। अब और मत छुपा। क्या तू हनफेजी और यन गुआंग को थोड़ी देर रोक सकता है? सुमिंग गहरी सांस लेकर अपनी थॉट्स हीफोंग तक भेजता है। हीफोंग कुछ पल चुप रहकर सोचता है, फिर कहता है, मास्टर, मेरी करंट कंडीशन में मैं बस हाफ इंसेंस स्टिक जितना वक्त ही रोक सकता हूं। सुमिंग कहता है, इतना काफी है? सुमिंग तुरंत रुककर जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। वो साउथ असंडर की कुछ पिल्स निकालता है, एक मुंह में डालता है और तुरंत आंखें बंद कर ची सर्कुलेट करने लगता है। समय बीतता है। जल्दी ही आसमान में पीछे से एक व्हाइट क्लाउड विसल करती हुई आती है। जब व्हाइट क्लाउड सुमिंग से 1000 फीट दूर थी, उसके चारों ओर हल्की लाइट चमकती है और हीफोंग की स्मॉल फॉर्म बाहर निकलती है। हीफोंग का चेहरा छुपा हुआ है। वो नहीं चाहता कि हान फेजी उसे पहचान ले, वरना सुमिंग उससे नाराज हो जाएगा और उस पर शक करेगा। अपीयर होते ही हीफोंग दायां हाथ उठाकर आसमान से आती व्हाइट क्लाउड की तरफ पंच फेंकता है। सुमिंग के बैठने की जगह और पास आती व्हाइट क्लाउड के बीच रिपल्स बन जाते हैं, जो तेजी से फैलते हैं। हीफोंग तुरंत चार्ज करता है और उसके चारों ओर की लाइट फैल जाती है। लाइट पल भर में सुमिंग के चारों ओर 500 फीट का एरिया घेर लेती है। हीफोंग हवा में क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है। उसका पूरा शरीर लाइट में घुल जाता है और वो गायब हो जाता है। इसी मेथड से वो हान फेजी और यान गुआंग को रोककर सुमिंग को थोड़ा वक्त दे सकता है। आसमान में थंडरस बूम गूंजती है। यान गुआंग का चेहरा मर्डरस लुक से भरा है। वो अपने हाथ में लॉन्ग ब्लू स्पीयर से बार बार डिम लाइट पर हमला करता है, जिससे लाइट हिलने लगती है, जैसे कभी भी टूट जाएगी। हान फेजी एक नजर में सुमिंग को डिम लाइट के अंदर बैठा देखती है। उसकी आंखों में अजीब सी लाइट आ जाती है और वो एक्शन लेती है। व्हाइट क्लाउड्स डिम लाइट को चारों ओर से घेर लेती हैं और जबरदस्त प्रेशर के साथ उसे सिकोड़ने 400 फीट, 300 फीट, 200 फीट। जैसे ही लाइट से घिरा एरिया सिर्फ 100 फीट रह जाता है, लाइट की स्क्रीन बेहद डल हो जाती है। उसी वक्त यन गुआंग हल्की गुर्राहट के साथ अपने हाथ में लॉन्ग स्पीयर को तेज ब्लू लाइट के साथ घुमाता है और उस डिम लाइट स्क्रीन में जोर से वार करता है। लाइट स्क्रीन तुरंत टूटकर अनगिनत शार्ड्स में बदल जाती है, जो हवा में घूमते हुए इकट्ठा होकर फिर से हीफेंग की फिगर बना लेते हैं, जिसका चेहरा छुपा हुआ था। हीफोंग कांप जाता है। जैसे ही वो प्रकट होता है, यन गुआंग के स्पीयर से तेज सीटी जैसी आवाज निकलती है और वो सुमिंग की तरफ दौड़ता है। हान फेजी ठंडी नजरों से पास खड़ी है। वो हाथ उठाती है और मिस्ट क्लाउड्स एक दूसरे में मिलकर एक विशाल मिस्ट क्लाउड हैंड बना लेते हैं, जो आगे बढ़ता है। हीफोंग चिंता में डूबा हुआ है। उसे अच्छे से पता है कि अगर सुमिंग मरा तो वो भी तुरंत मर जाएगा। वो दांत भींचकर जोर से दहाड़ता है। उसके पूरे शरीर से फिर डिम लाइट निकलती है, जो सुमिंग के चारों ओर 30 फीट के एरिया में इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही ये यन गुआंग के स्पीयर से टकराती है, वो फिर एक्सप्लोड हो जाती है। इतना फोर्स हीफोंग झेल नहीं पाता। यही हीफोंग की लिमिट थी। उसका शरीर तुरंत डल हो जाता है, जैसे वो कभी भी बिखर सकता है। हीफोंग टूटे मन से हंसता है।
जैसे ही वो डिस्पेयर में गिरता है, सू मिंग के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अब्सॉर्बिंग फोर्स निकलती है और ही फोंग की फिगर को पल भर में खींचकर अपने अंदर ले लेती है। उसी वक्त सू मिंग अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिलिंग ग्लिंट चमकती है और किलिंग इंटेंट नजर आता है। जैसे ही सू मिंग आंखें खोलता है, उसके पैरों के नीचे रेड लाइट चमकती है और एक रेड मेडो तेजी से फैलती है। मेडो 100 फीट के एरिया को घेरकर एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेती है जो यन गुआंग के लॉन्ग स्पीयर और हान फेजी के मिस्ट क्लाउड हैंड को रोक देती है। आसमान में रंबलिंग साउंड्स गूंजती हैं और यन गुआंग का स्पीयर मेडो से टकराकर रुक जाता है। उसी पल सू मिंग तेजी से खड़ा होता है और एक कदम आगे बढ़ता है। वो हन फेजी को नजरअंदाज करता है और यन गुआंग की तरफ इतनी स्पीड से चार्ज करता है कि एक पल में उसके पास पहुंचकर पंच फेंकता है। यन गुआंग भी पंच से टकराता है, हल्की गुर्राहट के साथ। एक जोरदार बूम के साथ यन गुआंग स्टैगर करता है और खून थूकता है। सू मिंग की आंखों में मर्डरस लुक आ जाता है। वो आगे बढ़कर यन गुआंग को मारने दौड़ता है। हान फेजी जब रेड मेडो देखती है तो एक पल के लिए स्टन्ड रह जाती है। उसे लगता है जैसे उसने ये मेडो पहले भी कहीं देखी है। लेकिन रेन फॉरेस्ट की केव में जो कुछ हुआ वो इतना जल्दी हुआ था कि वो सब साफ साफ नहीं देख पाई थी। वो शॉक से बाहर आकर एक्शन लेने ही वाली थी कि सू मिंग दायां हाथ उसकी तरफ घुमाता है और ब्लैक स्नेक तुरंत फिर से प्रकट होकर एक छोटी ब्लैक फॉग की लेयर बन जाता है। स्नेक का सिर फॉग में दिखता है और मुंह खोलकर हान फेजी को निगलने के लिए दौड़ता है। यह सब एक पल में होता है। हान फेजी ठंडी मुस्कान के साथ अपने पूरे शरीर के चारों ओर गोल्डन लाइट चमकाती है। वो स्नेक की तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर फॉग में घुस जाती है ताकि सू मिंग यन गुआंग को न मार सके और दोनों को जिंदा पकड़ सके। सू मिंग की आंखें चमकती हैं। वो सोचता है, ही फंग, तूने ही उसे यहां लाया और अब भी अटैक नहीं कर रहा। और कितना इंतजार करेगा। हन फेजी के चेहरे का काल्म लुक तुरंत बदल जाता है। वो इंस्टिंक्टिवली रुकती है और सिर उठाती है। उसके दिमाग में जोरदार धमाका होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सू मिंग को देखकर उसे इतनी फेमिलियरिटी क्यों महसूस होती थी। लेकिन इस जवाब की कीमत यन गुआंग की जान थी। हन फेजी सू मिंग के शब्दों से चौंकती है और उसी पल सू मिंग पीछे हटते यन गुआंग के पास पहुंच जाता है। उसकी भौहों के बीच की सोड मार्क चमकती है और स्मॉल विरेसेंट सोड तेज सीटी के साथ यन गुआंग की तरफ दौड़ती है, इतनी स्पीड से कि एक पल में यन गुआंग के माथे के बीच से आर पार हो जाती है। यन गुआंग तेज और दर्द भरी चीख के साथ गिर जाता है। हवा में एक जोरदार धमाका होता है। यन गुआंग स्मॉल सोड की फोर्स से कुछ कदम पीछे स्टैगर करता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। उसके पैर अनकंट्रोलेबली कांपते हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं। वो मर जाता है। सू मिंग जोर जोर से सांस लेता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है, मुंह से खून भी बहता है। उसका चेहरा पेल है, सीने का दर्द और तेज हो जाता है। सू मिंग की इस चेन ऑफ एक्शंस ने उसकी बहुत एनर्जी खर्च कर दी थी। यान गुआंग को मारते वक्त उसने अपने शरीर के ब्लड पाथ की लगभग सारी स्पिरिचुअल पावर खर्च कर दी थी। अब उसके हाथ में एक रेड स्पिरिट स्टोन है और रेड मेडो उसके पैरों के साथ साथ 100 फीट के एरिया में फैल जाती है। सू मिंग के शरीर के अंदर विंग्स ऑफ द मून की सोल्स फैल जाती हैं और एरिया को घेरकर साउंडलेस रोर करती हैं। स्मॉल विरेसेंट सोड डल हो गई थी। उसके शरीर पर अब कुछ रेड स्पॉट्स भी थे, जैसे वो सोड के अंदर समा गए हों। देखने में डरावना लग रहा था। सोड अब सू मिंग के पास तैर रही थी, फेंट और वीक सोड ऑरा छोड़ रही थी। हॉर्न फेजी सू मिंग से हंड्रेड्स ऑफ फीट दूर खड़ी थी। वो उसे घूरती है। उसकी आंखों में विशस लुक आ जाता है। वो सू मिंग को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे यहां मिलेगी। हॉर्न फेजी की आंखों में चमक आती है। वो स्मॉल विरेसेंट सोड को घूरती है। तुम ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के गेस्ट हो। तो अभी डिम लाइट में जो छोटा आदमी था वो ही फंग था, और ये चीज हॉर्न फेजी सोचती है ये ही फंग का बड़ा ट्रेजर है। कौन जानता था श्वेन लुन और मैं इसे पाने के लिए इतनी देर से लड़ रहे थे और आखिर में ये तुम्हारे पास आ गया। ये दूसरी बार है जब हम मिल रहे हैं और तुम्हारी पावर में जबरदस्त बदलाव आ गया है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। तुम कौन हो? सू मिंग मास्क के पीछे से हॉर्न फेजी को देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गेस्ट मोसू। हॉर्न फेजी सू मिंग को देखती है, चुप रहती है। सू मिंग भी कुछ नहीं कहता, बस जोर जोर से सांस लेता है और हॉर्न फेजी को घूरता है। हॉर्न फेजी सॉफ्टली कहती है, तुम बुरी तरह घायल हो। मुझे 7th ऑफ अ चांस यकीन है कि मैं तुम्हें यहीं मार सकती हूं। कुछ सांसों बाद सू मिंग भी कूल अंदाज में कहता है, मुझे भी 7th ऑफ अ चांस यकीन है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगा। स्मॉल विरेसेंट सोड हल्की सी सीटी बजाती है। हॉर्न फेजी अचानक मुस्कुराती है, मुझे तुम पर भरोसा है।
उसकी मुस्कान वेल के पीछे भी हल्की हल्की नजर आती है, जैसे उसकी खूबसूरती वेल के पीछे भी छुपी ना हो। हन फेजी सॉफ्टली हंसती है। अब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, इतना काफी है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। मैं तुम्हारी पहचान रिवील नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम यहां से जिंदा निकल गए तो तुम्हें मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा करना होगा। हन फेजी सॉफ्टली हंसती है और बिना सुमिंग की सहमति का इंतजार किए व्हाइट क्लाउड पर तैरती हुई दूर आसमान में गायब हो जाती है। सुमिंग भौहें चढ़ा लेता है। वो इस औरत को समझ नहीं पाता। हन फेजी के होराइजन में गायब होते ही सुमिंग कुछ देर सोच में डूब जाता है। वो यनगुआंग के कॉर्प्स को देखता है, उसकी बॉडी सर्च करता है, ब्लू लॉन्ग स्पीयर उठाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। 2 आवर्स बाद सुमिंग एक सिक्लूडेड जगह पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। सीने का दर्द और बढ़ गया था। वो आंखें बंद करता है, साउथ असंडर खाता है और जल्दी से जल्दी अपनी इंजरीज हील करने की कोशिश करता है। उसे पता है यह जगह अब और ज्यादा डेंजरस होने वाली है। एंसेस्टर के आइसोलेशन ग्राउंड्स में आसमान में अब भी वही स्टारी स्काई फैला था। यहां कभी डे लाइट नहीं आती थी, लेकिन फिर भी यहां की जेंटल लाइट बर्जर्कर की नजर में दिन जैसी थी। कुछ घंटे बाद सुमिंग मेडिटेशन से उठता है, शेकी ब्रेथ छोड़ता है। मास्क के नीचे उसका चेहरा अब भी पेल है, लेकिन ज्यादातर चोटें हील हो चुकी हैं। सबसे गंभीर चोट उसके दिल पर थी। अगर मिस्टीरियस डिब्री की प्रोटेक्शन ना होती तो लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की ट्राइब लीडर की हंसी, जो उसकी बर्जर्कर आर्ट का हिस्सा थी, सुमिंग के दिल को चूर चूर कर देती। अब भले ही वो रिकवर कर गया हो, लेकिन दर्द अब भी महसूस होता है। बैठे बैठे सुमिंग दायां हाथ उठाकर मास्क के बीचों बीच दबाता है। तुरंत ही उसकी भौहों के बीच ग्रीन लाइट चमकती है और स्मॉल वायरसेंट सोड प्रकट होती है। सुमिंग उसे आंखों के सामने लाता है। सोड पर 3 छोटे रेड स्पॉट्स थे जो उसकी बॉडी को करोड कर रहे थे, जिससे सोड की ऑरा करप्टेड हो गई थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। सुमिंग धीरे से बड़बड़ाता है, ट्रांसेंडेंस रेल्म के मिडिल स्टेज की पावरफुल बर्सर्कर। सुमिंग बायां हाथ उठाकर रेड स्पॉट्स हटाने की कोशिश करता है। काफी देर बाद वो लंबी सांस छोड़ता है। रेड स्पॉट्स हट नहीं रहे थे। इसी चुप्पी में सुमिंग का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। उसे अपनी ब्रांडेड एरिया में किसी के करीब आने का एहसास होता है। सुमिंग सोचता है वो है। सुमिंग आंखें सिकोड़ लेता है। माउंटेन रेंज में पूरी तरह सन्नाटा था। डोंगफंग हुआ सावधानी से आगे बढ़ता है। उसके शरीर पर चोटें थीं, रोब्स खून से भीगे थे, चेहरा सफेद था। वो हांफता हुआ बार बार पीछे मुड़कर डर से दिखता है। डोंगफंग हुआ कड़वाहट से हंसता है। यह जगह तो अभिशाप है। कौन सोच सकता था कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब इतनी बड़ी हमला करेगी। एक्सकवेशन इस बार बहुत डेंजरस है। अच्छा हुआ कुछ हर्ब्स मिल गई, अब शायद प्रोटेक्शन मिल जाए। डोंगफंग हुआ जल्दी जल्दी लेकिन सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी एक काल्म आवाज उसके कानों में आती है, ब्रदर डोंगफंग। डोंगफंग हुआ चौंक कर कहता है, कौन है? वो रुकता नहीं, बल्कि इंस्टिंक्टिवली कुछ कदम आगे दौड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह आवाज जानी पहचानी है। डोंगफंग हुआ रुक कर कहता है, ब्रदर मो। वो चौंक जाता है, लेकिन अलर्ट रहता है। चारों ओर देखता है। उसकी नजर दूर से आते एक आदमी पर पड़ती है। सुमिंग धीरे धीरे डोंगफंग हुआ के पास आता है और 100 फीट दूर रुक जाता है। वो डोंगफंग हुआ को देखता है, जो अब बहुत मिजरेबल लग रहा था। साफ था कि उसकी जर्नी बिल्कुल सेफ नहीं रही। डोंगफंग हुआ सुमिंग को देखते ही राहत की सांस लेता है और कड़वी मुस्कान देता है। ब्रदर मो, जब आपने अचानक आवाज दी तो मैं बहुत घबरा गया था, माफ कीजिएगा। सुमिंग सिर हिलाकर कहता है, कोई बात नहीं। यह जगह अब लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के कब्जे में है, बहुत डेंजरस है। मैंने भी अभी अभी थोड़ा रैशली एक्ट किया। सुमिंग डोंगफंग हुआ से कलेक्टेड टोन में पूछता है, ब्रदर डोंगफंग, आप अकेले क्यों हैं? मुझे याद है ब्रदर चेन आपके साथ थे। डोंगफंग हुआ कड़वी हंसी के साथ कहता है, ब्रदर चेन? हां, वो मारे गए। ब्रदर मो, यह जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है। यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर आपके पास और कोई जगह नहीं है तो मेरे साथ गैदरिंग प्लेस चलिए। आपकी पावर के साथ आपको सर नैंतियन से प्रोटेक्शन के लिए हर्ब्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे करनी पड़ी। सुमिंग सोचता है, गैदरिंग प्लेस? ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं। डोंगफंग हुआ के साथ सुमिंग जल्दी वहां से निकल जाता है। डोंगफंग हुआ चलते चलते धीमे स्वर में सुमिंग को बताता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के आधे से ज्यादा गेस्ट्स मर चुके हैं। अभी बिसाइड्स आप और मैं बस 2 और सर्वाइवर्स हैं। उनमें से एक सर नैंतियन है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का चीफ गेस्ट। दूसरा चोनू है, उसका स्वभाव तेज है और सर नैंतियन का फॉलोअर है। वो भी ट्रैंक्विल ईस्ट का गेस्ट है। जब मैं और ब्रदर चेन गैदरिंग प्लेस गए थे तब हमें मुश्किलें आईं। ब्रदर चेन मारे गए और मुझे चोनू ने बचाया। डोंगफंग हुआ सॉफ्टली अपनी कहानी बताता है, सर नैंतियन घायल हैं
और उन्हें ठीक होने के लिए यहाँ के हर्ब्स चाहिए। चोनू उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो खुद हर्ब्स ढूंढने नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे बचाया ताकि मैं बाहर हर्ब्स ढूंढ सकूं। डोंगफांगहुआ आगे कहता है, चोनू ने वादा किया कि अगर मैं रिस्क लेकर काफी हर्ब्स ले आऊं तो वो मुझे सर नानतियन से मिलवाएंगे, और जैसे ही सर नानतियन की पावर रिकवर हो जाएगी वो मुझे यहां से सेफली बाहर एस्कॉर्ट करेंगे। डोंगफांगहुआ जानता है कि सुमिंग बहुत पावरफुल है और इसी वजह से उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो सुमिंग के साथ ही रहेगा। इसी कारण उसने सुमिंग को सब कुछ डिटेल में बता दिया। सुमिंग सिर हिलाता है। हीफोंग की सोल उसके शरीर में पिछली थकावट के कारण डीप स्लीप में चली गई थी। वो जल्दी नहीं जागेगा। अब सुमिंग को हर चीज का एनालिसिस और जजमेंट खुद ही करना था। डोंगफांगहुआ की लीड में दोनों 4 घंटे तक तेजी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के 3 ग्रुप्स मिलते हैं, लेकिन सुमिंग की ब्रांडिंग आर्ट की मदद से दोनों पहले ही छुप जाते हैं। इन लोगों से बचकर वो वैली के बाहर पहुंचते हैं। वैली बहुत बड़ा नहीं था और इतनी सेक्लूडेड थी कि वहां पूरी तरह सन्नाटा था। कोई आवाज तक नहीं थी। डोंगफांगहुआ सॉफ्टली कहता है, ब्रदर मो, यही जगह है। चोनू ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही मैं हर्ब्स यहां लाऊं और उन्हें पुकारूं वो आ जाएंगे। डोंगफांगहुआ सुमिंग की तरफ देखता है, उसकी राय जानना चाहता है। सुमिंग के सिर हिलाते ही डोंगफांगहुआ कुछ कदम आगे बढ़ता है। वैली के बाहर खड़ा होकर अपनी ची से आवाज भेजता है, ब्रदर चोनू, आप हैं? वैली में सन्नाटा है। करीब हाफ इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतता है। सुमिंग को अचानक कुछ महसूस होता है और वो घूमकर पीछे देखता है। हवा में कदमों की आवाज गूंजती है। डोंगफांगहुआ भी तुरंत देखता है। दूर से एक बड़ा आदमी चलता हुआ आता है। वो आदमी आधा नंगा था। उसकी बॉडी आयरन टावर जैसी थी। वो बड़े धीमे कदमों से चलता है। जब तक सुमिंग और डोंगफांगहुआ से 100 फीट दूर नहीं पहुंच जाता तब तक रुकता नहीं। फिर ठंडी नजरों से सुमिंग को घूरता है। उसका चेहरा डरावना था, स्कार्स से भरा, न नाक थी न होंठ। उसे देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक थी। चोनू गरजती आवाज में कहता है, डोंगफांगहुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू आउटसाइडर्स को यहां कैसे ला सकता है? उसकी आवाज टाइडल वेव जैसी थी, जिसमें चिलिंग और फ्राइटनिंग टोन था। डोंगफांगहुआ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो जल्दी से मुंह खोलकर एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन चोनू उसकी बात सुनता ही नहीं। वो सुमिंग को घूरता है और उंगली से उसकी तरफ इशारा करता है, तू कौन है? सुमिंग धीरे से जवाब देता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गेस्ट मोसू। चोनू ठंडी हंसी के साथ पूछता है, मैंने ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के सारे गेस्ट्स देखे हैं, तुझे कभी नहीं देखा। डोंगफांगहुआ जल्दी से एक्सप्लेन करता है, ब्रदर चोनू, नाराज मत होइए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ब्रदर मो अभी अभी गेस्ट बने हैं। हम दोनों 3rd बैच में साथ आए थे, लेकिन बाद में बिछड़ गए। आज जब मैं वापस आया तो ये मिले, इसलिए साथ ले आया। मुझसे गलती हो गई, उम्मीद है बुरा न माने। चूनू का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम होता है। ओह, अपनी गेस्ट प्लेट निकालो। सुमिंग बिना समय गंवाए अपनी प्लेट निकालता है और घुमाकर चोनू की तरफ फेंकता है। चोनू दायां हाथ उठाकर प्लेट को बिना हिले पकड़ लेता है। सुमिंग के थ्रो की फोर्स का उस पर कोई असर नहीं होता। चोनू प्लेट को गौर से देखता है, फिर सोच में पड़ जाता है, लेकिन जल्दी ही प्लेट वापस सुमिंग को फेंक देता है। चोनू कहता है, अभी मैं तेरी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर सकता। 10 हर्ब्स इकट्ठा कर और वापस यहीं आना। और तू डोंगफांगहुआ, क्या हर्ब्स लाया? डोंगफांगहुआ जल्दी से अपने पास से हर्ब्स निकालता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सॉफ्टली कहता है, मैं बस इतने ही हर्ब्स ला पाया। यहां लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के बहुत लोग हैं। अगर और ढूंढता तो शायद किसी से टकरा जाता, फिर एक भी हर्ब वापस नहीं ला पाता। सर नानतियन की चिंता थी, इसलिए जल्दी लौट आया। चोनू पहले हर्ब्स कम देखकर घूरता है, लेकिन डोंगफांगहुआ की बात सुनकर थोड़ा रुकता है, फिर सिर हिलाता है। ठीक है, तू पास हो गया। मेरे साथ सर नानतियन की प्रोटेक्शन में हम तुझे सेफली बाहर एस्कॉर्ट कर सकते हैं। चोनू ये कहता है और सुमिंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वापस मुड़कर चल देता है। डोंगफांगहुआ एक पल हिचकिचाता है, फिर सुमिंग की तरफ देखता है। सुमिंग का एक्सप्रेशन पैसिव रहता है। वो वहीं खड़ा होकर हाथ जोड़कर उस दिशा में झुकता है जिधर चोनू जा रहा था। मैं मोसू हूं। सर नानतियन, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? सुमिंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें फाइन कंट्रोल था। उसकी आवाज एरिया में गूंजती है और इनविजिबल रिपल्स की तरह फैल जाती है। डोंगफांगहुआ सुमिंग के एक्शन से स्टन्ड रह जाता है। चोनू भी पलटकर सुमिंग को स्पाइटफुली घूरता है। उसकी आंखों में विशियस ग्लेयर है। चुप रह, अगर 3 सांसों में नहीं गया तो आज तेरा। चोनू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक एक जेंटल वॉइस हवा में गूंजती है। सर मोसू से बदतमीजी मत करो। अगर कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आया है तो मिलना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं अभी अपनी चोटें ठीक कर रहा हूं।
खुद आकर स्वागत नहीं कर सकता। ब्रदर मो, उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे। सुमिंग मुस्कुराकर जवाब देता है, ब्रदर नैन, ये मेरा सौभाग्य है। सुमिंग जानता है उसकी आवाज में फाइन कंट्रोल की पावर थी, जिसे ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के बर्सर्कर्स महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसेंडेड लोग जरूर महसूस कर सकते हैं। चूनू स्टन्ड रह जाता है। सर। मोसू। चूनू को अब नान्तियन के शब्दों का मतलब समझ आ जाता है। उसे साफ पता चलता है कि नान्तियन सुमिंग से बराबरी के अंदाज में बात कर रहा है। उसका दिल कांप जाता है। वो झुककर हाथ जोड़ता है। सर मोसू, मुझसे बदतमीजी हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। सुमिंग कूल अंदाज में कहता है, कोई बात नहीं, आगे रास्ता दिखाओ। चूनू अब बेहद रिस्पेक्टफुल हो जाता है। धन्यवाद सर। इधर आइए। अब चोनू का एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। वो थोड़ा झुककर सुमिंग के साथ गाइड की तरह चलता है। डोंगफंगहुआ गहरी सांस लेता है। कुछ पल स्टंड रहने के बाद उसकी नजरों में सुमिंग के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। उसे पहले ही सुमिंग की पावर का अंदाजा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सिर्फ एक वाक्य से ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के चीफ गेस्ट नान्तियन भी सुमिंग से बराबरी से बात करेगा। डोंगफंगहुआ जल्दी से सुमिंग के पीछे पीछे चलता है। अब वो पूरी तरह फॉलोअर जैसा लग रहा था। तीनों ज्यादा दूर नहीं चलते। चोनू उन्हें पास की वैली में ले जाता है। सुमिंग वहां एक मिडिल एज्ड आदमी को जमीन पर बैठा देखता है। वो आदमी बहुत हैंडसम था। सफेद रोब पहने काल्म दिख रहा था। उसके पास 6 ब्लैक बीस्ट बोन्स हवा में तैर रहे थे। हर बार जब वो बोन्स उसके चारों ओर घूमते, आदमी के मुंह, नाक, कान और आंखों से हल्की ब्लैक मिस्ट निकलती, जो बीस्ट बोन्स में अब्सॉर्ब हो जाती थी। सुमिंग वैली में कदम रखते ही वो आदमी आंखें खोलता है और गहरी नजर से सुमिंग को देखता है। सुमिंग भी उस आदमी को देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। आदमी के चेहरे पर हैरानी आती है। वो सुमिंग को ऑब्जर्व करता है, फिर दायां हाथ उठाकर 6 बीस्ट बोन्स को जमीन पर गिरा देता है। नान्तियन मुस्कुराकर जेंटल टोन में कहता है, ब्रदर मो, तुम्हारी पावर थोड़ी अजीब है। सिर्फ एक नजर में नान्तियन समझ जाता है कि सुमिंग ने अभी ट्रांसेंडेंस हासिल नहीं की। फिर भी वो उसे बराबरी से संबोधित करता है। उसे सुमिंग से खतरे का एहसास होता है। यह थ्रेट किसी दुश्मनी से नहीं, म्यूचुअल अवेयरनेस से आता है। नान्तियन को वही लोग खतरा महसूस कराते हैं जो या तो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में ग्रेट कंप्लीशन पर हों या ट्रांसेंडेंस रेल्म में। चोनू तेजी से आगे बढ़कर नान्तियन के पास रिस्पेक्टफुली खड़ा हो जाता है, सिर झुकाए, पूरी तरह फॉलोअर की फिगर में। डोंगफंगहुआ थोड़ी देर हिचकिचाता है, लेकिन वो भी सुमिंग के पीछे पीछे सिर झुकाकर रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हो जाता है। सुमिंग मुस्कुराकर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। वो भी ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के चीफ गेस्ट नान्तियन को ऑब्जर्व करता है। नान्तियन की कल्टीवेशन श्वेनलुन जैसी थी, लेकिन सुमिंग को उसमें काम और रिलैक्स्ड ऑरा महसूस होती है, जो श्वेनलुन के सुलझे हुए अंदाज से अलग थी। सुमिंग मुस्कुराकर पूछता है, ब्रदर नैन, क्या आपको डर नहीं कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब यहां आ सकती है जब आप इंजरीज हील कर रहे हैं? नान्तियन के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो सिर हिलाता है। जो यहां तक पहुंच सकते हैं वो आ ही जाएंगे। छुपने के बजाय क्यों ना यहीं बैठकर देखूं कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब आती है या नहीं। अगर उन्हें मेरी जान चाहिए तो उन्हें कीमत चुकानी होगी। नान्तियन की आंखों में कोल्ड ग्लिंट आ जाती है, लेकिन वो सुमिंग के लिए नहीं, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के लिए थी। सुमिंग धीरे से मुस्कुराता है, आप इंजर्ड नहीं हैं, आपको छुपने की कोई जरूरत नहीं। नान्तियन सुमिंग को गौर से देखता है, फिर हंसता है। तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता ब्रदर मो। सच कहूं, मैं इंजर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं अकेला हूं और यह झंझट नहीं चाहता। क्या तुम भी इसी वजह से यहां आए हो ब्रदर मो? सुमिंग हंसता है। अगर ऐसा है तो अगले कुछ दिन यह जगह और भी लाइवली हो जाएगी। नान्तियन मुस्कुराता है। तुमसे बात करके अच्छा लगा। सही कह रहे हो। मैंने अपनी लोकेशन लीक कर दी ताकि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब को बता दूं कि मुझे प्रोवोक न करें। अगर वो नहीं आते तो मैं भी तीनों ट्राइब्स के झगड़ों में नहीं पड़ूंगा। मैंने बाकी गेस्ट्स को भी यही मैसेज दिया है कि ट्रबल से बचना हो तो यहां आ सकते हैं, लेकिन ट्रबल से बचने की कीमत चुकानी होगी। मैं असल में श्वेनलुन का इंतजार कर रहा था। अगर वो यहां आ गया तो ये जगह और सेफ हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा आना भी खुशी की बात है। शायद इस बार ट्रिप में हमें और भी अच्छा गेन मिल जाए। नान्तियन हल्के स्वर में बोलता है। डोंगफंगहुआ को एक नजर देखता है, फिर कहता है, चूंकि डोंगफंग तुम्हारा फॉलोअर है तो उससे कोई कीमत नहीं लूंगा, बाकी जो बाद में आएंगे। नान्तियन सुमिंग को देखता है और चुप हो जाता है। सुमिंग अब ट्रांसेंडेंस रेल्म के कई पावरफुल बजर्कर से मिल चुका था। अब वो पहले जैसा भावुक नहीं होता, जैसा पहली बार विंड स्ट्रीम के जिंग नान से मिला था। नान्तियन की बात खत्म होते ही सुमिंग थोड़ा चुप रहता है, फिर दायां हाथ उठाता है। उसके शरीर में विंग्स ऑफ द मून की सोल्स बाहर निकलती हैं और एरिया में घूमकर एक इनविजिबल सैंडस्टॉर्म बना देती है। चोनू और डोंगफंगहुआ को वो सैंडस्टॉर्म साफ महसूस नहीं होती, लेकिन नान्तियन को
ट्रांसेंडेंस जैसी पावर का एहसास होता है, लेकिन यह स्ट्रेंथ बस ट्रांसेंडेंस जैसी थी। असली खतरे की वजह यह नहीं थी। नानतियन सोचता है, अगर बस इतना ही है। नानतियन हल्का भौहें चढ़ाता है, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में तेज दर्द उठता है। यह दर्द अचानक आता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसे सुमिंग की गहरी नजरों में एक एन्चांटिंग लुक दिखती है, जैसे किसी को भी बांध सकती हो। यह एहसास बस एक पल रहता है, फिर गायब हो जाता है। सुमिंग आंखें बंद करता है, फिर खोलता है, सब नॉर्मल हो जाता है। नानतियन मुस्कुराकर कहता है, चलो बराबर बराबर बांटते हैं। ब्रदर मो, क्या कहते हो? सुमिंग के सिर हिलाते ही नानतियन की मुस्कान और गहरी हो जाती है। नानतियन पूछता है, ब्रदर मो, क्या तुम हान माउंटेन के एंसेस्टर की लेगेसी में इंटरेस्टेड हो? सुमिंग नानतियन की तरफ देखता है, सीटेड रहता है और पूछता है, ब्रदर नैन, आपका मतलब क्या है? डोंगफंग हुआ एक तरफ खड़ा रिस्पेक्ट से भरा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे पता है कि उसे अभी अभी एक बहुत बड़ा मौका मिला है। यह मौका किसी ट्रेजर के मिलने का नहीं, बल्कि मोसू के साथ होने का है। डोंगफंग हुआ सोचता है, सर नानतियन जैसा आदमी भी मोसू को बराबरी से ट्रीट कर रहा है। अगर मैं सर मोसू के साथ रहूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत होगी। डोंगफंग हुआ गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। नानतियन पोलाइटली मुस्कुराकर कहता है, ब्रदर मो, हमारी ताकत कम है। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर स्वैन लुन भी यहां आ जाए तो हम तीनों यहां बहुत बड़ी पावर हासिल कर सकते हैं। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने अपनी सारी ताकत यहां भेज दी है। इससे पहले वो सब कुछ छुपा रहे थे, जिससे ट्रैंक्विल ईस्ट और पुकियांग को कोई भनक नहीं लगी। ये हमारे लिए मौका है। अगर हम हान माउंटेन के एंसेस्टर की ग्रेव से कुछ अच्छा ना निकालें तो ये वेस्ट होगा, है ना? सुमिंग नानतियन की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर पोलाइट स्माइल है। सुमिंग थोड़ी देर चुप रहता है, इस पर बात हो सकती है। नानतियन सुमिंग के जवाब पर बस मुस्कुराता है, सिर हिलाता है और आगे कुछ नहीं कहता। वो आंखें बंद कर लेता है। उसके चारों ओर पड़े बीस्ट बोन्स फिर से हवा में तैरने लगते हैं। चूनू भी उसके पास बैठकर उसकी रक्षा करता है। वैली में धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। हल्की हवा चलती है जो उनके बालों को हिलाती है, चेहरे पर हल्की सी खुजली का एहसास कराती है। सुमिंग सीटेड रहते हुए सिर उठाकर वैली के ऊपर स्टारी स्काई को देखता है। उसका एक्सप्रेशन काल्म है, लेकिन मन में कई सवाल चल रहे हैं। डोंगफंग हुआ सुमिंग की तरफ हर्ब्स रखते हुए सॉफ्टली कहता है, सर मोसू, ये वो हर्ब्स हैं जो मैंने बाहर ढूंढे। सुमिंग के पास से एक काल्मिंग इफेक्ट आता है, लेकिन डोंगफंग हुआ को उसमें हल्की सी उदासी भी महसूस होती है, जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता। डोंगफंग हुआ अपने सारे हर्ब्स रिस्पेक्टफुली सुमिंग के सामने रख देता है। सुमिंग डल टोन में कहता है, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। डोंगफंग हुआ सॉफ्टली जवाब देता है, कोई बात नहीं, यहां रहना बाहर से तो बेहतर ही है। सुमिंग अब और कुछ नहीं कहता, बस आसमान की तरफ देखता है और चुपचाप अपनी वुंड्स हील करने लगता है। उसके सीने की चोटें सबसे बुरी थीं, जो जल्दी ठीक नहीं हो सकती थीं। फिर भी वो आसपास की स्पिरिचुअल ऑरा अब्सॉर्ब करके अपने बॉडी के ब्लड पाथ में जमा कर सकता था। लेकिन जब वो ऑरा पूरे शरीर में घुमाता तो उसकी फ्लो उसके ब्राउज के बीच में जाकर थोड़ी स्लो हो जाती थी। उसे महसूस होता है कि स्मॉल विरेसेंट सोड पर जो 3 स्पॉट्स थे वही इसकी वजह है। समय बीतता है। वैली में चारों लोग चुप हैं। नानतियन और सुमिंग जब तक कुछ न बोलें, छोनू और डोंगफंग हुआ भी चुप ही रहते हैं। करीब 20 आवर्स बीत जाते हैं। एक और दिन बीत जाता है, लेकिन स्टारी स्काई वैसे ही टिकी रहती है। सुमिंग आसमान को देखता रहता है। ये तारे अब उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गए हैं। नानतियन चुप्पी तोड़ता है, ब्रदर मो, लगता है तुम्हें यह आसमान बहुत पसंद है। नानतियन बहुत देर से सुमिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता है कि सुमिंग ने ट्रांसेंडेंस हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी उसमें खतरे का एहसास कम नहीं हुआ। इसी वजह से नानतियन साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहा। सुमिंग धीरे से कहता है, यह आसमान साउथ मॉर्निंग लैंड के नाइट स्काई का हिस्सा नहीं है। नानतियन सॉफ्टली जवाब देता है, बिल्कुल। यह आसमान हान माउंटेन के एंसेस्टर ने अपनी आर्ट से बनाया था। जितना मुझे पता है, इसका सीधा कनेक्शन उस मिस्टीरियस जगह से है जहां से हान माउंटेन के एंसेस्टर आए थे। कहते हैं हान माउंटेन के एंसेस्टर दूसरे वर्ल्ड से आए थे। शायद इस आसमान के तारे भी उसी वर्ल्ड के हैं। सुमिंग सॉफ्टली बड़बड़ाता है, दूसरा वर्ल्ड। नानतियन मुस्कुराकर कहता है, मैंने सुना है कि वो वर्ल्ड बहुत मिस्टीरियस और अजीब है। मैं खुद कभी वहां नहीं गया, लेकिन कुछ रूमर सुने हैं। ब्रदर मो, अगर चाहो तो मैं वो सब बता सकता हूं। वक्त भी कट जाएगा। जब मैं पहली बार यहां आया था तो ये आसमान देखकर दंग रह गया था। लौटकर मैंने कई एंशिएंट स्क्रोल्स पढ़े जिनमें इसका जिक्र था, और धीरे धीरे कुछ समझ आया। अगर दूसरे वर्ल्ड की बात करें तो बजर्कर ट्राइब के गॉड की बात भी करनी होगी।
गॉड ऑफ बजर्कर्स। गॉड ऑफ बजर्कर्स हमारी ट्राइब का सबसे पावरफुल इंसान है। हम सब ट्राइब्स के लोग उसकी पूजा करते हैं। वो हमारा डीटी और प्रोटेक्टर है। एक लेजेंड है कि पहले गॉड ऑफ बजर्कर्स की पावर इतनी अनइमेजिनेबल थी कि उस वक्त पूरी बजर्कर ट्राइब अपने सबसे ग्लोरियस टाइम में थी। उसने अनगिनत ट्राइब्स के वॉरियर्स को लीड किया और हमारे वर्ल्ड से बाहर चला गया। उसी वक्त हमें दूसरे वर्ल्ड की खबर मिली। हमारे वर्ल्ड के बाहर भी बहुत सी जगहें थीं। मुझे अब भी यकीन नहीं होता। एंशिएंट स्क्रोल्स में जो लेजेंडरी इरा लिखा है उस पर भरोसा करना मुश्किल है। नान्तियन के चेहरे पर हल्की अनसर्टेनिटी और एक्साइटमेंट है। नान्तियन सॉफ्टली कहता है, ब्रदर मो, मैंने एंशिएंट स्क्रोल्स में पढ़ा था उस लेजेंडरी एरा और एज के बारे में जहां डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं बचे। द वर्शिप ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। सूमिंग का दिल जोर से धड़कता है। वो तुरंत सिर उठाकर नान्तियन को देखता है। सिर्फ वही नहीं, चौनू भी पहली बार यह सुन रहा था। डोंगफांग हुआ सिर झुकाए था। एक्सप्रेशन छुपा हुआ था। सूमिंग सॉफ्टली दोहराता है, द वर्शिप ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। इन 5 शब्दों में जबरदस्त फोर्स थी, जैसे उसके दिमाग के कैनवस से पर्दा हट गया हो। उसे लेजेंडरी ईरा की झलक दिखती है। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स आसमान में तैर रहा है और अनगिनत दूसरे वर्ल्ड्स के लोग उसे पूज रहे हैं। नन्तियन कड़वाहट से हंसता है। मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन अफसोस है कि मैं उस ईरा में पैदा नहीं हुआ। हर ग्लोरियस मोमेंट एक दिन खत्म हो जाता है। पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की मिस्टीरियस मौत हो गई, जिससे ये वर्शिप ऑफ ऑल वर्ल्ड्स बस एक पल की ग्लोरी रह गई। फिर सालों बाद दूसरा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स आया और उसके आते ही डिजास्टर आ गया। कहते हैं बर्जर्कर ट्राइब्स की लैंड 5 हिस्सों में बंट गई। वो मरा और उसका शरीर 5 हिस्सों में बंट गया, जो बर्जर्कर ट्राइब्स के 5 कॉन्टिनेंट्स में दफन है। उसका सिर दूसरे वर्ल्ड के लोग ले गए और हमें नहीं पता वो कहां गया। इसी से डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन आया। कहते हैं डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन के आखिरी दिन बर्जर्कर ट्राइब्स की लैंड में दूर से रोर सुनाई देती है। वो दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की मॉर्नफुल क्राई है। चौथा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स शायद उन्हीं में से होगा जो ये रोर सुन सके। हम सब बर्जर्कर्स चौथे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सब लेजेंड्स हैं। मैंने कभी वो रोर नहीं सुनी, न मेरे आसपास किसी ने। सूमिंग सॉफ्टली पूछता है, तो तीसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का क्या? नन्तियन सिर हिलाता है। यही तो मुझे भी क्यूरियोसिटी है। शायद मेरी पावर इतनी नहीं कि और एंशिएंट स्क्रोल्स पढ़ सकूं, लेकिन जिन रिकॉर्ड्स में गॉड्स ऑफ बर्जर्कर्स का जिक्र था उनमें तीसरा गॉड मिसिंग है। बस इतना लिखा है कि वो आने के कुछ ही वक्त बाद मर गया। उसके बारे में बस इतना है कि वो ग्रेट यू डायनेस्टी सेंट्रल लैंड ऑफ बर्जर्कर्स से आया था। सूमिंग ये सुनकर हल्के हल्के कांप जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता। नान्तियन तुरंत नोटिस करता है और पूछता है, ब्रदर मो, क्या हुआ? सूमिंग आंखें बंद कर लेता है। कुछ नहीं। वो अपना शौक और डर छुपा लेता है। सूमिंग सोचता है, तो गॉड ऑफ बर्जर्कर्स एक नहीं कई जनरेशंस के थे, लेकिन फायर बर्जर्कर्स का जिक्र क्यों नहीं? किस गॉड ने फायर बर्जर्कर्स को सील किया? वो किस जनरेशन का था? नान्तियन ने उस बड़े इवेंट का जिक्र क्यों नहीं किया जिसने सारे बर्जर्कर्स को हिला दिया था? शायद ये रीजनल डिफरेंस है। जरूर होगा। सूमिंग के दिल में पैनिक उठता है, जो उसके लिए भी रेयर है। उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन कैंगलान की पिटी और कॉम्प्लिकेटेड नजरें उसे याद आ जाती हैं। चैंगलान की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अगर कभी तुम्हें कुछ याद आए तो फ्रीजिंग स्काई क्लैन में मुझे ढूंढ लेना। सूमिंग की आंखें खुलती हैं। कुछ ही सांसों में उनमें रेडनेस भर जाती है। वो वैली के बाहर देखता है। नान्तियन की आंखों में हल्की सी ग्लिंट आती है। उसे लगता है मो सू में कुछ गड़बड़ है। वो साइलेंटली सोचता है, तभी उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो सिर उठाकर वैली के बाहर देखता है, फिर सूमिंग को भी देखता है। नान्तियन सोचता है, क्या सेंसेस हैं? मेरी बातों से प्रभावित होने के बावजूद उसने मुझसे पहले ही बाहर लोगों को महसूस कर लिया। अगर ये काम रहता, मुझे इससे अच्छे रिलेशन बनाने। उसी वक्त वैली के बाहर एक डरावनी ठंडी आवाज गूंजती है, नन्तियन, मैं स्वान हूं, आ गया। उस आवाज में थंडर जैसी गूंज थी। वैली के बाहर 2 लोग प्रकट होते हैं और अंदर आते हैं। आगे आगे सुआन लून था। उसका चेहरा डार्क था। भौहों के बीच में गहरी लकीर थी। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जो फ्रेश ब्लड में लथपथ था। कई घाव थे। चेहरा सफेद। साफ था कि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत भयानक लड़ाई झेलनी पड़ी थी। नन्तियन मुस्कुराकर खड़ा होता है, हाथ जोड़कर श्वेनलून का स्वागत करता है। आपका आना मेरे लिए सम्मान की बात है। श्वेनलून का चेहरा वैली में आते वक्त से ही डार्क था। वो सूमिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में फ्रीजिंग ग्लिंट आ जाती है। श्वेनलून ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम यहां अपनी प्रेजेंस फैला रहे थे, सिर्फ लेक ऑफ कलर्स ट्राइब को नहीं, बल्कि मुझे भी बताने के लिए, है ना?
तुम्हें कैसे यकीन था कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब तुम्हें पहले नहीं ढूंढ लेगी और मार नहीं देगी? नंतियन मुस्कुराकर जवाब देता है, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के अलावा अगर मैं अकेला ट्रांसेंडेंस रेल्म में होता तो ये हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब आप यहां हैं तो मुझे नेचुरली हिम्मत मिलती है। ज़ुएनलुन का टोन ठंडा और डरावना है। वो सूमिंग को घूरता है, बातें बाद में कर लेंगे। ये जगह बुरी नहीं, लेकिन यहां बहुत लोग हैं। या तो अपना मास्क उतारो या यहां से निकल जाओ। नंतियन कुछ पल के लिए स्टंड रह जाता है। उसकी नजरें ज़ुएनलुन और सू मिंग के बीच घूमती हैं। सू मिंग अब भी सीटेड है। थोड़ी देर सोचकर नानतियन धीमे स्वर में ज़ुएनलुन से पूछता है, ब्रदर ज़ुएन, क्या तुम्हारा ब्रदर मो से कोई पर्सनल ग्रज है? ज़ुएनलुन की आंखों में ग्लिंट आता है। वो कहता है, नहीं, मुझे बस ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपनी पहचान छुपाते हैं। ज़ुएनलुन अचानक एक कदम आगे बढ़ता है और सूमिंग की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी की आंखों में मर्डरस इंटेंट आ जाता है। वो सूमिंग को घूरता है और आगे बढ़ता है। सूमिंग हिलता नहीं, बस अपनी जगह सीटेड रहता है। उसके पास डोंगफांग हुआ घबराकर थूक निकलता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। इंस्टिंक्टिवली वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन सूमिंग के काम लुक को देखकर उसे अपनी डिसीजन याद आती है और वो हिचकिचाहट के बावजूद दांत भींच लेता है। डोंगफांग हुआ सोचता है, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। डोंगफांग हुआ अपने फिस्ट्स भींचता है। उसके शरीर की ब्लड वेन्स इरप्ट हो जाती हैं और वो बिना पीछे हटे सूमिंग के बगल में खड़ा हो जाता है। सूमिंग सिर उठाकर ज़ुएनलुन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ज़ुएनलुन रुक जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही उसकी नजर सूमिंग से मिलती है, अचानक उसके अंदर डेंजर का एहसास होता है। यह एहसास अचानक आता है, लेकिन साफ महसूस होता है। सूमिंग की आंखों में जो गहराई थी, वो जैसे आसमान के तारे हों। ज़ुएनलुन ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। अगर ज़ुएनलुन का यह हाल था, तो उसके पीछे खड़े बूढ़े आदमी का हाल और भी बुरा था। जैसे ही उसने सूमिंग की आंखों में देखा, उसके दिमाग में थंडरस रंबल गूंजता है और वो एकदम कंफ्यूज्ड सा हो जाता है, जैसे होश खो गया हो। सूमिंग अनहरिडली कहता है, मुझे लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की ट्राइब लीडर ने घायल किया है, लेकिन अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। सूमिंग के शब्द इतने धीरे धीरे बोले गए कि सुनने वालों को उनके मतलब पर सोचने का पूरा वक्त मिल जाता है। नंतियन का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है। वो गुर्राकर पूछता है, यनलुआन, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की ट्राइब लीडर, वो भी यहां है? सूमिंग काम अंदाज में जवाब देता है, मुझे नहीं पता वो खुद यहां है या नहीं। जिनसे मेरी लड़ाई हुई वो हन फेजी, यानग्वांग और यनलुआन की बसरकर मार्क से बनी फेस थी। सूमिंग अपनी रोब्स सीने से उठाता है। उसके दिल के ऊपर एक पिंक पिक्चर थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसमें एक औरत का वेग फेस बनता था। पिक्चर देखते ही नानतियन की प्यूपिल सिकुड़ जाती हैं। ज़ुएनलुन की आंखों में भी चमक आ जाती है। नंतियन गंभीरता से कहता है, तुम यनलुआन की फेस अपैरिशन से बच निकले? ब्रदर मो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। नंतियन जानता है यनलुआन की बजगर आर्ट कितनी खतरनाक है। अगर उससे टकराए तो बचना भी मुश्किल है, और अगर बच भी जाए तो बुरी तरह घायल होना तय है। मोसू जैसा लड़ना तो दूर की बात है। नंतियन गंभीरता से कहता है, ब्रदर ज़ुआन, ट्रांसेंडेंस जितनी बैटल पावर यहां बस हम तीनों के पास है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो यहीं मर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी यनलुआन यहां होगी। क्या वो ट्रांसेंडेंस रेल्म के लेटर स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं कर रही थी? नंतियन का एक्सप्रेशन सावर हो जाता है। उसे अब अपनी प्रेजेंस फैलाने का पछतावा होता है, और सोचते ही उसके शरीर में ठंडा पसीना आ जाता है। ज़ुएनलुन चुप रहता है, सूमिंग को घूरता है, फिर ठंडी हंसी छोड़ता है। ज़ुएनलुन पूछता है, तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? सूमिंग डल टोन में जवाब देता है, मोसू। ज़ुएनलुन सूमिंग को स्क्रूटिनाइजिंग नजरों से देखता है, फिर घूमकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। अब वो लड़ाई की बात नहीं करता। लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के कारण यह जगह बहुत डेंजरस हो गई थी, और ज़ुएनलुन को यकीन नहीं था कि वो सूमिंग को बिना खुद घायल हुए मार सकता है। अगर बस चिढ़ थी तो वो ऐसे हालात में लड़ाई नहीं करेगा। नंतियन कुछ पल चुप रहता है, फिर सूमिंग और ज़ुएनलुन पर नजर डालता है। नंतियन सॉफ्टली कहता है, ब्रदर ज़ुएन, ब्रदर मो, इस जगह के बंद होने में अभी 7 डेज बाकी हैं। जब तक यनलुआन खुद नहीं आती, हम तीनों यहां सेफ हैं। मुझे लगता है यनलुआन यहां एंसेस्टर की ग्रेव में जरूर कुछ बड़ा चाहती है। जब तक हम दखल नहीं देंगे वो हम पर अटैक नहीं करेगी। आखिरकार वो ट्रांसेंडेंस रेल्म के मिडिल स्टेज में है, लेकिन अगर हम तीनों से लड़ेगी तो खुद भी घायल होगी, और अगर उसे एंसेस्टर की लेगेसी चाहिए तो ये उसके लिए डिसएडवांटेज होगा। नंतियन कुछ देर सोचता है, फिर सूमिंग और ज़ुएनलुन को देखता है। ज़ुएनलुन लो वॉइस में कहता है, नंतियन, तुम्हारी प्लानिंग क्या है? साफ साफ बोलो। नंतियन खुलकर कहता है, हमारी पावर से तीनों ट्राइब्स के साथ मिलकर खाली नाम, हर्ब्स या बर्जर्कर आर्ट्स के लिए लड़ना बेकार है। मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं ट्रैंक्विल ईस्ट में एंसेस्टर की लेगेसी के लिए आया हूं। एंसेस्टर की रेप्यूटेशन बहुत बड़ी थी।
उसकी लेगेसी तीनों ट्राइब्स के लिए सबसे बड़ी चीज है। मैं कोई खास टैलेंटेड नहीं हूं, इसलिए उसकी लेगेसी का एक हिस्सा चाहता हूं। यहां खतरा है, लेकिन शायद ये आखिरी मौका है। नंतियन की आंखों में चमक है। वो सॉफ्टली कहता है, मुझे कुछ सीक्रेट टनल्स का पता है जो प्लेन्स तक जाती हैं। अगर ब्रदर श्वेन और ब्रदर मो भी चाहें तो हम रिस्क ले सकते हैं। जो भी मिलेगा बराबर बांटेंगे। श्वेनलुन भौहें चढ़ाकर कहता है, सीक्रेट टनल? यन लुआन तो प्लेन्स के ऑल्टार पर ही होगी। अगर हम वहां गए तो उससे बचना मुश्किल होगा। यह तो मौत के मुंह में जाना है। नंतियन कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि यन लुआन हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ये टनल्स प्लेन्स तक जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रांच भी होती है। एक ब्रांच सीधा एंसेस्टर की टूम तक जाती है। मैं एक बार वहां गया था, लेकिन सील नहीं खोल पाया, इसीलिए लौटना पड़ा। इस बार लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ने सील खोलने का तरीका पा लिया है, तभी तो वो मूव कर रहे हैं। जब सील टूटेगा हम सीक्रेटली टूम्ब में घुस सकते हैं। सील की वजह से जब तक यन लुआन बोन सैक्रिफाइस रेल्म तक नहीं पहुंचती, जिससे वो हेवंस और अर्थ से जुड़ सके, तब तक वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ज्वानलुन पैसिव एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, अगर ऐसा टनल है तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते? हमें क्यों बता रहे हो? नंतियन कहता है, ब्रदर स्वान, मैं छुपाऊंगा नहीं। भले ही मैं सील न खोल पाया, लेकिन टूम के अंदर से प्रेशर महसूस कर सकता था। एंसेस्टर की टूम में बड़ा खतरा है। अकेले मेरे लिए वहां तक जाना मुश्किल है। आखिर ट्रेजर्स कितने भी बड़े हों, जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम साथ मिलें तो एक दूसरे की कमजोरियां कवर कर सकते हैं। शायद सेरेंडिपिटीज भी मिल जाएं। मैंने अपनी प्लानिंग साफ बता दी है। अब फैसला आप दोनों का है। 7 डेज बाद सुरक्षित बाहर निकलना है या रिस्क लेना है। वैली में सन्नाटा छा जाता है। ज्वेनलुन चुपचाप आंखें बंद कर लेता है, सोच में डूबा है। सूमिंग सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में हल्की सी ग्लिंट आती है। वो एंसेस्टर को देखना चाहता है, लेकिन वो उसकी लाश और मौत की जगह देखना चाहता है, न कि कोई जिंदा एंसेस्टर। सूमिंग सोचता है, ये स्मॉल विरेसेंट सोर्ड और मेडो दोनों हन माउंटेन के एंसेस्टर के हैं। अगर वो मर गया तो ठीक है, लेकिन अगर जिंदा है तो मेरी सारी कोशिशें बेकार होंगी। यही सूमिंग की सबसे बड़ी हेजिटेशन थी। इसी वजह से उसने हीफंग के बताए मेथड से एंसेस्टर की आइसोलेशन ग्राउंड्स में घुसने का फैसला नहीं किया। सूमिंग सोचता है, लेकिन यह भी एक मौका हो सकता है। ये दोनों मेरे साथ होंगे और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब भी पूरी ताकत से आएगी। अगर एंसेस्टर जिंदा भी है तो वो खुद को संभालने में बिजी रहेगा। उस जाऊं या नहीं? नंतियन ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि श्वेनलुन और मैं एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। सूमिंग भौहें चढ़ा लेता है। वो फैसला नहीं कर पाता। पहले वो बस इसलिए अंदर जाना चाहता था ताकि कोई ऐसी आर्ट मिल जाए जिससे वो स्पिरिचुअल ऑरा जल्दी अब्सॉर्ब कर सके। तब उसे लगता था एंसेस्टर मर चुका है, लेकिन अब सब बदल गया है और अब उस इच्छा की इंटेंसिटी उतनी नहीं रही। सूमिंग चुप रहता है, तभी श्वेनलुन की ग्लूमी आवाज आती है, अभी फैसला करने की जरूरत नहीं। जब सीक्रेट टनल में पहुंचकर सील देख लेंगे तब भी फैसला कर सकते हैं। नंतियन सिर हिलाता है। उसे पता है कि श्वेनलुन क्यों कॉशियस है। लोग तभी मानते हैं जब अपनी आंखों से सच देख लें। वो सूमिंग की तरफ देखता है। नंतियन पूछता है, ब्रदर मो, तुम्हारा क्या विचार है? सूमिंग धीरे से कहता है, मैं घायल हूं, चाहूं भी तो शायद ज्यादा मदद न कर सकूं। ज्वेनलुन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक आ जाती है। नंतियन कुछ देर चुप रहकर सूमिंग को देखता है। असल में यह रिस्की था। अगर सब साथ गए तो सेफ, अगर कोई नहीं गया तो रिस्क है कि सब एक्सपोज हो जाएंगे। नंतियन कहता है, यह कोई समस्या नहीं है। यन लुआन की 8 दिमाग और दिल की एक्लेक्टिक एनर्जी को चोट पहुंचाती है। ब्रदर मो, तुम्हारी चोट भी दिल की एक्लेक्टिक एनर्जी में है। नंतियन अपने सामने तैरते ब्लैक बीस्ट बोन की तरफ इशारा करता है। बोन सूमिंग की तरफ उड़ता है और उसके सामने रुक जाता है। नंतियन सॉफ्टली कहता है, ब्रदर मो, मैं इस बोन से तुम्हें हील करूंगा। इससे तुम्हारे दिल का दर्द कम हो जाएगा। सूमिंग बोन को गौर से देखता है, सिर हिलाता है। उसका एक्सप्रेशन पैसिव रहता है, लेकिन वो कॉशियस भी हो जाता है। ब्रांडिंग आर्ट बोन पर फोकस कर देता है। नंतियन सूमिंग की सहमति देखकर दायां हाथ उठाता है, उंगली काटकर अपनी भौहों के बीच लगाता है। जैसे ही उंगली स्किन छूती है, ब्लैक बोन से डिम लाइट निकलती है। सूमिंग के सीने से पिंक मिस्ट निकलकर बोन में अब्सॉर्ब हो जाती है। हाफ इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतता है, ब्लैक बोन पिंक हो जाता है। नंतियन हाथ नीचे करता है, बोन को इशारा करता है और बोन वापस उसके पास लौट जाती है। सूमिंग गहरी सांस लेता है। उसे साफ महसूस होता है कि उसके दिल की चोट काफी बेहतर हो गई है, दर्द कम हो गया है। नंतियन लो टोन में आंखें सिकोड़कर पूछता है, ब्रदर मो, अब चल सकते हो? ज्वेनलुन ठंडी मुस्कान के साथ सूमिंग को देखता है। सूमिंग काम अंदाज में कहता है,
जाना कोई दिक्कत नहीं। नंतियन मुस्कुराता है। बहुत अच्छा। नंतियन जानता है श्वेनलुन कितना लालची है। बस सही इंसेंटिव दो तो वो मान जाएगा। लेकिन नंतियन सुमिंग को नहीं समझता। वो जानता है कि सुमिंग को जबरदस्ती में दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे लगा श्वेनलुन और सुमिंग एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। उसे भरोसा था कि सुमिंग इतना फोर्सफुल तरीका देखकर मना नहीं करेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सुन ली तो फिर पीछे नहीं हट सकते। नंतियन खड़ा होता है, हाथ जोड़कर श्वेनलुन और सुमिंग से कहता है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। यह ट्रिप डेंजरस है। अगर सेरेंडिपिटीज चाहिए तो ईमानदारी जरूरी है। मैं रास्ता खोलूंगा। ब्रदर श्वेन, ब्रदर मो, मेरी रक्षा करना। नंतियन आगे बढ़ता है। टनल ज्यादा दूर नहीं है। हमारी स्पीड से 4 आवर्स में पहुंच जाएंगे। बाकी 3 फॉलोअर्स। श्वेनलुन ठंडे स्वर में कहता है, उन्हें साथ चलने दो ताकि हमारी प्लानिंग लीक ना हो। डोंगफंग हुआ और बाकी 2 लोग चुपचाप सिर हिलाते हैं, बस ओबे करते हैं। नंतियन की लीड में सभी 6 लोग जल्दी वहां से निकल जाते हैं। दूर प्लेन्स में माउंटेन रेंजेस के बीच वो बिल्डिंग फॉग में छुपी थी जिसे हान माउंटेन के एंसेस्टर ने अपनी आइसोलेशन ग्राउंड्स के लिए चुना था। वो किसी विशाल मुंह जैसी लग रही थी, जैसे उनके आने का इंतजार कर रही हो। हैन माउंटेन के एंसेस्टर की ग्रेव की आइसोलेशन ग्राउंड्स में, जहां कभी दिन रात नहीं होते, स्टारी स्काई के नीचे लोग समय का अंदाजा ही खो देते थे। सबको बस मन ही मन गिनती रखनी पड़ती थी ताकि वक्त का हिसाब न छूटे और कोई एक्सीडेंट न हो जाए। 4 आवर्स बाद नांतियन और बाकी 5 लोग बिना किसी को खबर किए उन अनगिनत वैलीज में से एक वैली के बाहर पहुंचते हैं जो एंसेस्टर की ग्रेव के प्लेन्स के पास फॉग में छुपी थी। उनका यहां आना शायद किसी ने नोटिस किया, शायद नहीं भी। नांतियन वैली के बाहर खड़ा होकर जेंटली कहता है, यही जगह है ब्रदर श्वेन, ब्रदर मो। मैंने इसे पहले एक्सीडेंटली खोजा था। पहले यहां हर्ब्स उगते थे, लेकिन मैंने हर्ब्स की ग्रोथ रोक दी थी ताकि लोग यहां आना बंद कर दें। नांतियन वैली की तरफ इशारा करता है, जाकर देखो। श्वेनलुन वैली के अंदर देखता है। वहां हल्की फॉग थी जिसने पूरे एरिया को ढक रखा था, जिससे अंदर साफ नहीं दिखता था। श्वेनलुन के कहते ही उसका ओल्ड फॉलोअर थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर दांत भींचकर वैली में घुस जाता है। श्वेनलुन की सतर्कता देखकर नांतियन मुस्कुराता है। उसकी नजर चोनू पर जाती है। चोनू नांतियन के इशारे को समझ जाता है और सिर हिलाकर श्वेनलुन के फॉलोअर के साथ वैली में चला जाता है। डोंगफंग हुआ अब भी सुमिंग के पीछे पीछे चलता है। वो सुमिंग को अनिश्चितता से देखता है, लेकिन सुमिंग का पैसिव और स्टेडी मैनर देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अब जब उसने सुमिंग को फॉलो करने का फैसला कर लिया है तो उसे अपनी वर्थ भी दिखानी थी। डोंगफंग हुआ गहरी सांस लेता है और बाकी दोनों के साथ वैली में जाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाता है अचानक जमीन हिलने लगती है। दूर से मफल्ड रंबलिंग साउंड्स आती हैं, जिससे लगता है जैसे धरती हिल रही हो, पहाड़ कांप रहे हों। रंबलिंग साउंड्स बहुत देर तक गूंजती रहती हैं। कई पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। नांतियन और श्वेनलुन दोनों की नजरें एक ही डायरेक्शन में चली जाती हैं, बहुत दूर किसी जगह की तरफ। डोंगफंग हुआ सॉफ्टली समझाता है, सर मोसू, ये 4th बैच के गेस्ट के अराइवल का असर है। ये टनल में रिलोकेशन एक्टिवेट होने के बाद का आफ्टरमैथ है। सुमिंग हल्के सिर हिलाता है, उसकी आंखें काम रहती हैं। नंतियन मुस्कुराकर कहता है, इंटरेस्टिंग। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के पहले 3 बैचेस में कोई ट्राइब मेंबर नहीं आया। यहां लिमिट्स की वजह से एक ही आ सकता है। इस बार शायद हन चंगजी आई है। श्वेनलुन डार्क टोन में कहता है, पुकियंग ट्राइब का मेंबर तो पहले बैच में ही आ गया था, अब मर चुका है। 4थे बैच में कौन आया मुझे नहीं पता। नंतियन मुस्कुराता है, कोई भी हो, अब समझ आ गया कि हमें यहां आते वक्त कोई ऑब्स्टेकल क्यों नहीं मिला और लेक ऑफ कलर्स ट्राइब के कोई गेस्ट क्यों नहीं दिखे। लगता है सब टनल की तरफ गए हैं। इसी वक्त वैली से चौनू और श्वेनलुन के फॉलोअर बाहर आकर नांतियन और श्वेनलुन के कान में कुछ विस्पर करते हैं। सुमिंग हमेशा की तरह शांत रहता है। डोंगफंग हुआ भले ही अंदर न गया हो, लेकिन सुमिंग की ब्रांडिंग 2000 फीट तक फैली थी। वो वैली के अंदर सब देख चुका था। नांतियन श्वेनलुन और सुमिंग को इशारा करता है, ब्रदर्स इधर आइए। नांतियन मुस्कुराते हुए वैली में घुस जाता है। श्वेनलुन और उसका फॉलोअर भी पीछे पीछे जाते हैं। सुमिंग चुपचाप उनके पीछे जाता है। वैली बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन दीवारों पर दर्जनों जायंट क्रैक्स थे, जिससे जगह सुनसान लग रही थी। नांतियन तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी नजरें क्रैक्स पर घूमती हैं। वो गहरी सांस लेकर दायां हाथ हवा में घुमाता है। तुरंत उसके चारों ओर घूमते ब्लैक बोन्स फैल जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डार्क लाइट चारों ओर फैल जाती है। डार्क लाइट के नीचे सुमिंग तुरंत देखता है कि दाएं दीवार पर 8 क्रैक्स पानी में लहरों की तरह ट्विस्ट होने लगती हैं। धीरे धीरे ये 8 क्रैक्स गायब हो जाती हैं।
बस एक क्रैक बचती है। दाईं दीवार पर बची क्रैक बहुत बड़ी नहीं थी, बस इतनी कि एक इंसान उसमें घुस सके। अंदर अंधेरा था, कोई नहीं जान सकता था कि वो कहां जाती है। ज्वेन लून की आंखें चमकती हैं। उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी सांस छोड़ता है, एक कदम आगे बढ़ता है और दाईं दीवार की क्रैक में तेजी से घुस जाता है। डोंगफंग हुआ अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। वो भी आगे बढ़ने ही वाला था कि सू मिंग, जो उसके सामने था, दायां हाथ उठाकर उसका रास्ता रोक देता है। डोंगफांग हुआ चौंककर सॉफ्टली पूछता है, सर मोसू? श्वेन लुन ये देखता है, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ जाती हैं। वो नानतियन की तरफ देखता है। नानतियन ब्लिंक करता है, फिर हल्की कड़वी मुस्कान के साथ साई करता है और हेल्पलेस टोन में श्वेन लुन से कहता है, ब्रदर स्वैन, तुम्हारा फॉलोअर बहुत जल्दी बाजी कर गया। श्वेन लुन का चेहरा डार्क हो जाता है, उसकी आवाज डरावनी ठंडक से भर जाती है। नंतियन, इसका मतलब क्या है? उसी वक्त दाईं क्रैक से एक तीखी दर्द भरी चीख आती है जो तुरंत ही कट जाती है। श्वेन लुन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। वो नानतियन को घूरता है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंस रेल्म का बर्जर्कर था, इसलिए बिना वजह आपा नहीं खोता। बस ठंडे स्वर में कहता है, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें अभी मार न दूं। नंतियन वानली मुस्कुराता है, ब्रदर श्वेन, मैंने ये नहीं कहा था कि यही क्रैक है। दाईं क्रैक एक ट्रैप है ताकि कोई गलती से मेरी सेटअप को न ढूंढ ले। ये क्रैक नकली है। ट्रांसेंडेंस रेल्म से नीचे का कोई भी इसमें घुसेगा तो मरेगा ही। नंतियन माफी के भाव के साथ सूमिंग के पास कुछ कदम बढ़ता है। श्वेन लुन की प्यूपिल्स हल्के से सिकुड़ती हैं। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने सूमिंग को देखकर हॉस्टिलिटी दिखाई थी। श्वेन लुन सोचता है, नंतियन ने अपनी इन्फ्लुएंस से मोसू पर प्रेशर बनाया ताकि वो मजबूरी में साथ चले। अब वो मोसू को मेरे खिलाफ यूज कर रहा है, जिससे मैं नानतियन को दोष भी नहीं दे सकता। श्वेन लुन गुस्सा दबाकर ग्राउल करता है, अगर क्रैक में जाना नहीं था तो खोला क्यों? नानतियन हाथ जोड़कर श्वेन लुन से माफी मांगता है, ब्रदर श्वेन, नाराज मत होइए, ये मेरी गलती है, मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया। बर्जकर आर्ट डालने के बाद फॉलोअर को रोकने का वक्त नहीं मिला, लेकिन दाएं क्रैक खोलना जरूरी था, वरना असली टनल में नहीं जा सकते थे। डोंगफंग हुआ के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वो देखता है कि इन तीनों के बीच कितना कॉम्प्लेक्स खेल चल रहा है। नंतियन की चालाकी, श्वेन लुन की रूथलेसनेस, सूमिंग की सतर्कता। वो सूमिंग की तरफ ग्रेटिट्यूड से देखता है। श्वेन लुन नंतियन और सूमिंग को घूरता है। ट्रांसेंडेंस रेल्म का बर्जर्कर होते हुए भी वो खुद को इतना हेल्पलेस पाता है और कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि सब उसकी ही गलती से हुआ। श्वेन लुन के चेहरे पर वेन्स उभर आती हैं। वो नानतियन को घूरता है, आंखें सिकोड़ लेता है। नानतियन रिग्रेटफुल लुक के साथ हाथ जोड़कर झुकता है। श्वेन लुन एक कदम आगे बढ़ता है, तुम। लेकिन सूमिंग की अलूफ आवाज बीच में काट देती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए। अगर कह दी तो गलती करोगे और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्वेन लुन, हो सकता है तुम्हारा फॉलोअर मरा ना हो, आखिर हमने उसकी लाश नहीं देखी। श्वेन लुन रुक जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है, फिर गहरी सांस लेकर नंतियन की तरफ हाथ जोड़ता है। ब्रदर नैन, मुझसे अभी जल्दी हो गई थी, कृपया आगे रास्ता दिखाइए। नानतियन मुस्कुराकर ग्रीटिंग लौटाता है, माफी के साथ कुछ और एक्सप्लेन करता है और सूमिंग की कामनेस को देखता है। उसके मन में अनईजीनेस है। नंतियन मन में सोचता है, इसने खतरा भांपकर अपने फॉलोअर को रोका, इससे साफ है कि यह बहुत केयरफुल है और अपने लोगों को रिस्क में नहीं डालता, और इससे फॉलोअर की ग्रेटिट्यूड भी मिल गई। लेकिन क्या सच में इसे खतरे का अंदाजा था या बस सतर्क था? अब छोड़ो, इससे साफ है कि श्वेन लुन और मोसू के बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन अभी अभी उसने श्वेन लुन को इनडायरेक्टली वॉर्न किया। यह दूसरी बार है जब उसने मेरी चाल को श्वेन लुन के साथ अपने रिलेशन में वार्मथ लाने के लिए यूज किया। डैम, इससे मेरी सारी प्लानिंग गड़बड़ा गई। नंतियन अपने मन की बातें नहीं दिखाता, बस सूमिंग को फिर से सिर हिलाकर देखता है, फिर बाईं दीवार के 7 क्रैक्स की तरफ देखता है। एक ही मूव में नानतियन 3rd क्रैक में घुस जाता है। चून भी जल्दी से उसके पीछे क्रैक में घुस जाता है। श्वेन लुन सूमिंग को देखता है, थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर सूमिंग को सिर हिलाकर 3rd क्रैक में चला जाता है। सूमिंग भी काम अंदाज में उनके पीछे जाता है। वो नानतियन की चालों को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसे लगता है कि टनल में घुसने से पहले नानतियन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता था। फिर भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, इस पर सूमिंग को जरूर सोचना चाहिए। वो नानतियन की सोच नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय जरूर कर सकता है। सूमिंग सोचता है, श्वेन लुन के मुकाबले मुझे नानतियन की कैलकुलेटिव नेचर से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सूमिंग चुपचाप क्राउड के पीछे पीछे 3rd क्रैक में घुसता है। क्रैक संकरी और लंबी थी, कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुपचाप आगे बढ़ते हैं। काफी देर बाद उनके सामने एक छोटा टनल आता है।
टनल जमीन के डीप डेप्थ्स तक जाता है। रास्ता सांप की तरह घूमता है। हर जगह क्लूज हैं कि ये इंसानों का बनाया हुआ है। नांतियन सॉफ्टली एक्सप्लेन करता है, ये पाथ तभी खुलेगा जब वैली की दाईं क्रैक्स को एक खास मेथड से खोला जाए। अगर कोई गलती से यहां आ भी जाए तो मेज जैसा रास्ता बन जाएगा। सही पाथ मिलना मुश्किल होगा। ये मेरी ट्राइब, लॉस्ट क्लाउड्स ट्राइब की यूनिक आर्ट है। ये पाथ हान माउंटेन के एंसेस्टर की टूम से जुड़ा है। आखिर में एक सील है। जब सील टूटेगा तभी हम टूम में घुस सकते हैं। नांतियन तेजी से आगे बढ़ता है। पाथ में अंधेरा था, लेकिन सूमिंग और बाकी लोग डार्कनेस में भी साफ देख सकते थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी टनल का ग्राउंड। वो पूरा रेड था, जो क्रैक के रास्ते से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों जगहें दो अलग वर्ल्ड्स हों। सूमिंग की आंखों में हल्की सी ग्लिंट आती है जब वो टनल के रेड ग्राउंड को देखता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर रेड ग्राउंड पर पड़ता है, एक धीमी डरावनी आवाज गूंजती है, तुम आखिरकार आ ही गए। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।